जन्म से ही मेरे पास एक वयस्क की बुद्धि थी। 1 साल की उम्र में मैं माँ से स्पष्ट और धारा प्रवाह बातें कर सकता था। 2 साल की उम्र में बिना किसी की सिखाए मैंने सभी हान लिपि के अक्षर पढ़ लिए। 3 साल की उम्र में 3 अंकों के वर्ग मन ही मन निकाल देता था, जिसे देख माँ बाप की बोलती बंद हो जाती थी। 3 वर्षों में 29 खंडों का विश्वकोश पढ़ डाला। 7 साल की उम्र में जब प्राथमिक विद्यालय में कदम रखा तो पहले ही दिन कक्षाध्यापक ने मेरे बस्ते से हाई स्कूल गणित की एक मोटी किताब निकाल ली। गुजिंग का क्रोध पल में भड़क उठा। उन्होंने तत्काल घर पर सूचना भेजी कि माँ बाप को बुलाकर लाओ। एक हल्की सी आहट के साथ दफ्तर का दरवाजा खुला, पर दरवाजे की दरार से पहले एक शिशु के रोने की आवाज आई। अंदर आने वाली महिला ने न कोई श्रृंगार किया था, न बाल ठीक से बांधे थे, कपड़ों पर दूध के धब्बे थे। वह छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए थी। गुजिंग ने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गई। सुहाव की माँ, मुझे उसके बस्ते में हाई स्कूल गणित की एक किताब मिली है, क्या आपने कोई कोचिंग लगाई है? वह किताब उसने खुद मांगी थी। कहता था जब बोर हो जाता है तो सवाल हल करके वक्त काटता है। पहली कक्षा का बच्चा हाई स्कूल के गणित के सवाल हल करके वक्त काटता है। गुजिंग को लगा जैसे दिमाग में कोई गूंज उठी हो, जैसे उनकी पूरी समझ की दुनिया चकनाचूर हो गई हो। सुहाव बचपन से ही अजीब था। खुद अक्षर सीखे, एक नजर में गणित के सवाल समझ लेता, विश्वकोश को उपन्यास की तरह पढ़ता और अब तो हर दिन गणित की किताबों में डूबा रहता। गुजिंग को यह सब सुनकर ऐसा लगा जैसे आकाशीय बिजली गिरी हो। उन्हें दुख के साथ यह एहसास हुआ कि इस 7 साल के बच्चे के बारे में वे कुछ भी नहीं जानती। उसी रात गुजिंग ने बिस्तर के नीचे से पुरानी ओलंपियाड की किताबें निकाली। मन में एक दांव लगाना था। यह दांव कि सुहाव नाम के बच्चे के साथ शायद कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य बुद्धि की सीमाओं से परे है। उन्होंने सवाल बनाने शुरू किए, पहले मिडिल स्कूल की कठिनाई से, पर न जाने कब वे खुद काबू खो बैठी। इंटीग्रल, एनालिटिक ज्योमेट्री, स्पेस वेक्टर, एक से एक कठिन सवाल जो मूल अवधारणाओं की पकड़ मांगते थे, वे उठते चले गए। बुद्धि कहती थी यह पागलपन है, पर कलम थामे उनका हाथ कांप रहा था। उस संभावना की एक पागल सी चाहत को दबाना उनके बस में नहीं था। अगले दिन छुट्टी होने पर जब मैं घर की ओर भागने को था, गुजिंग ने मुझे रोका। सुहाव, आज भी बस्ते में कोई मुश्किल किताब लाए हो? मैंने मुर्गे की तरह सिर हिलाया, चेहरे पर बचकानी मासूमियत। हाँ, सोचा था कि बीच की छुट्टी में पढ़ूंगा। आजकल इतनी गर्मी है कि कोई मैदान में फुटबॉल खेलने नहीं जाता। मैं हाथ मलते हुए दरवाजे की ओर ताकता रहा, घर जाने की जल्दी में। गुजिंग का दिल पिघला। उन्होंने तय किया कि और देर नहीं करेंगी, सीधे पर्चा बढ़ा दिया, ये सवाल हल कर दो, फिर जा सकते हो। मेरा चेहरा एकदम से खिल गया। मैंने छोटी पीली पेंसिल उठाई और कागज पर झपट पड़ा। पहला सवाल, अनुपात का। मैंने एक नजर डाली और जवाब लिख दिया, इतनी तेजी से कि गुजिंग का माथा सिकुड़ गया। दूसरा सवाल, पाइथागोरस प्रमेय का उन्नत रूप, जिसके लिए दिमाग में निर्देशांक तंत्र बनाना पड़ता। मैंने 2 पल सोचा और सीधे जवाब लिख दिया। गुजिंग की आंखें फैल गईं। उसने रफ कार्य तक नहीं किया। तीसरा सवाल, द्विघात समीकरण। मैं 1 पल भी नहीं रुका, फिर से एक नजर डाली और जोड़ शुरू, जैसे 1 जमा 1 बराबर 2 हो। गुजिंग लगभग पागल होने की कगार पर थी। सिर झंझना रहा था। यह किसी नाक बहाते प्राथमिक स्कूल के बच्चे को रंगीन मोम की पेंसिल से जहाज और पनडुब्बी के नक्शे बनाते देखने जैसा था। हो गया टीचर, 2 मिनट भी नहीं लगे। मैंने पर्चा थमाया, बस्ता उठाया और दौड़ पड़ा। अच्छा टीचर, अलविदा। गुजिंग पत्थर की मूरत बनी वहीं खड़ी रही। उन्होंने उस पर्चे को देखा जो सही जवाबों से भरा था। दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। कांपते हाथों से उन्होंने उस पर्चे को बड़े जतन से फाइल में रखा, मानो वह कोई दुर्लभ खजाना हो। प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा, वह कक्षा जहां प्रतिभाएं सबसे आसानी से कुचल दी जाती हैं। गुजिंग ने बहुत से बाल प्रतिभाओं को देखा था जो अंततः सामान्य बन जाते हैं। यदि यह केवल साधारण गणित का प्रतिभाशाली होता तो शायद वे संभाल लेती। वे बुदबुदाई, पर सुहाव कोई प्रतिभाशाली नहीं है। वह तो ऐसी सत्ता है जिसे प्रतिभाशाली शब्द भी पूरी तरह नहीं समेट सकता। गुजिंग की पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे इतिहास की किसी निर्णायक दोराहे पर खड़ी हैं। उन्होंने गहरी सांस ली, देर तक मन ही मन कुछ सोचती रही और अंततः उस इंसान से मदद मांगने का फैसला किया जो कभी इसी ऊंचाई पर खड़ा था। फोन मिला। उस तरफ से एक सख्त सा स्वर आया, कौन सी हवा ले आई तुम्हें? एक बात पूछनी थी। गुजिंग सीधे मुद्दे पर आ गई। फोन के उस तरफ शैन युक्सुआन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बताओ क्या बात है? मेरे एक छात्र में बहुत असाधारण प्रतिभा दिखी है। शैन युक्सुआन ने हल्के से ठहाका लगाया। प्रतिभाशाली, यह लफ्ज तो मैं सुन सुनकर थक गया हूँ। अगर कोई काम की बात नहीं है तो मैं फोन रख देता हूँ। शैन का लहजा कड़वा था, पर अगले ही पल उन्हें खुद पर पछतावा हुआ। पर गुजिंग इन बातों से जरा भी नहीं डिगी, सीधे वार किया, छोटी सोच वाले, आखिर कब तक दुश्मनी निभाते रहोगे? मरना है क्या तुम्हें? शैन युक्सुआन भड़क उठे, तो तुम सहपाठियों की मिलन बैठक में क्यों नहीं आए? गुजिंग के एक वाक्य ने उनका सारा अहंकार बुझा दिया। ठीक है, बताओ तुम्हारे उस छात्र को क्या हुआ? शैन युक्सुआन पूरी तरह निरुत्तर हो गए। गुजिंग की आवाज में पूरी गंभीरता आ गई। प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा का एक बच्चा जो मिडिल स्कूल की प्रतियोगिता के सवाल और कलन हल कर लेता है। शैन युक्सुआन के चेहरे पर व्यंग्य छा गया। फिर वही असेंबली लाइन की प्रतिभा जो कुछ साल में असली रंग दिखा देगी। नहीं, मैं अभी एक दूर दराज जिले में हूँ, ऐसी जगह जहाँ गरीबी और पिछड़ापन है। शैन युक्सुआन ठिठक गए। फिर उन्होंने और भी चौंका देने वाली खबर सुनी। उसके घर में किसी ने कभी कुछ नहीं सिखाया, सब कुछ उसने खुद सीखा है। तुम जो करने जा रही हो उससे तुम उसे बर्बाद कर दोगी। शैन
शेन युक्सुआन ने बीच में ही काट दिया गुजिंग का यह विचार कि बालक को प्रतिभा कक्षा में भेजा जाए। तो तुम बताओ क्या करें? मान लो तुमने जो कहा वह सब सच है। शेन युक्सुआन की आवाज में पहले कभी न सुनी गई गंभीरता आ गई। किसी सच्चे प्रतिभाशाली को सबसे पहले जो चाहिए वह है एक ऐसी जीत जो सबको चुप करा दे। प्रतियोगिता पर पहली कक्षा में बहुत जल्दी नहीं होगी, इसके लिए मुझे उसका सही स्तर समझना होगा। शेन युक्सुआन ने बात बदली। क्यों, तुम्हें आपत्ति है? गुजिंग ने एक सांस ली। उस बच्चे का नाम सुहाव है। मुझे डर है कि कहीं उसके घर वालों को परेशानी न हो। यूं ही छोड़ देने की कीमत यह हो सकती है कि भविष्य का एक फील्ड्स मेडल विजेता हम खो दें। शेन युक्सुआन की आवाज बर्फ सी ठंडी थी। मेरी तरह औपचारिक शिक्षा को केवल दूसरे दर्जे का विकल्प ही माना जा सकता है। गुजिंग स्तब्ध रह गया। तुम्हारा बचपन बहुत कठिन रहा होगा। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे भुनाने के लिए अनगिनत गंदी चालें चली जाती हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास दबदबा बनाने वाले नतीजे हों तो सभी को चुप रहना पड़ता है। गुजिंग ने सावधानी से पूछा, तो क्या तुम एक बार आ सकते हो दाजी काउंटी जाने के लिए? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है एक दिन के लिए मेरी फीस कितनी है? शेन युक्सुआन तुरंत भड़क उठा। फिर से पैसे की बात। तुम पहले बहुत कूल थे, अब बिल्कुल नहीं रहे। यह बात एक भारी हथौड़े की तरह शेन युक्सुआन के दिल पर जा लगी। एक पल में शर्म की लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। ठीक है, उसकी आवाज भारी थी पर उसमें एक तरह की मुक्ति का एहसास था। मैं एक दिन निकाल लूंगा। खाने की अच्छी जगह ढूंढ लो। वीकेंड की दोपहर। शनिवार को शेन युक्सुआन गुजिंग के साथ हमारे घर आया। कीमती सूट पहने वह शख्स उस पुराने आंगन में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। मेरा नाम शेन युक्सुआन है। गुजिंग के शिक्षक ने कहा था कि कोई छात्र है जिसे मैं देखूं। उसने बड़े दिखावटी अंदाज में अभिवादन किया। गुजिंग ने जल्दी से बात संभाली। ये प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पढ़े हुए नामी गुरु हैं। सुहाव के मूल्यांकन में बेहद मददगार साबित होंगे। घर में घुसते ही शेन युक्सुआन ने चाय पीने से भी मना कर दिया और सीधे मेरा कमरा देखने की मांग की। कमरा छोटा था पर अलमारी पर गणित की किताबें ठसाठस भरी थीं। शेन युक्सुआन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक मोटी ईंट जैसी किताब निकाली, टोपोलॉजी। वह विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तक थी पर उस पर बार बार पढ़े जाने के स्पष्ट निशान थे। ये किताबें इसने 1 साल पहले मंगवाई थी। पिताजी ने बेबसी से सिर खुजाते हुए कहा, मुझे एक अक्षर भी समझ नहीं आता। 1 साल पहले एक नर्सरी का बच्चा टोपोलॉजी पढ़ रहा था। शेन युक्सुआन की उंगलियां जम गईं। क्या सच में यह सब स्व अध्ययन से हुआ? इसी पुराने टूटे फूटे कमरे में? उसके दिमाग में अनायास एक चेहरा उभर आया। वह असाधारण प्रतिभाशाली लड़का जिसने 8 साल से पहले ही विश्वविद्यालय का गणित खुद पढ़ डाला था। साला बिल्कुल उसी जैसा। रुको, नहीं। शेन युक्सुआन ने तुरंत विचार बदला। उस लड़के की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद संपन्न थी पर यह सुहाव तो इतने सीमित और खुरदुरे माहौल में खुद उगा है। इसकी प्रतिभा तो शायद उससे भी आगे है। उसने मन की हलचल दबाते हुए नजर किताब की मेज पर घुमाई। वहां कुछ टेढ़े मेढ़े रंगीन कागज पड़े थे। आखिर है तो बच्चा ही। उसने मुस्कुराते हुए एक कागज उठाया पर नीचे दबी स्केचबुक देखते ही उसकी सांस अटक गई। उस पर कोई नागकला नहीं थी। पन्ने भर भरे सूत्रों से पटे हुए थे। प्रिंसटन का होनहार छात्र होने के बावजूद पहली नजर में वह कुछ समझ नहीं पाया। टोपोलॉजिकल प्लेन डायग्राम। उसकी आवाज बैठ गई। उंगलियां कांपने लगीं। यह बच्चा शीर्ष बिंदु रंगाई की गणितीय शर्तें खुद तय कर रहा था। कुराटोव्स्की का प्रमेय भी अपने आप खोज लिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर 4 रंगों के कागज देखकर अचानक सब समझ में आ गया। हे भगवान, यह बच्चा खुद 4 रंग प्रमेय सिद्ध करना चाहता है। 4 रंग प्रमेय क्या बहुत कठिन है? पिताजी ने अनजान भाव से पूछा। कठिन क्या? शेन युक्सुआन की आवाज लगभग फट ही गई। 100 साल दुनिया के तमाम शीर्ष गणितज्ञ असफल रहे। आखिरकार कंप्यूटर से जबरदस्ती हल करवाना पड़ा। उसने जोर से जांघ पर हाथ मारा। इसीलिए इसे टोपोलॉजी पढ़नी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मैंने छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसके हाथ में अपना सामान देखकर मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। अंकल, आपने मेरे रंगीन कागज छुए। शेन युक्सुआन का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मिंदगी से माफी मांगी। सॉरी, मैं रख देता हूँ। रहने दो, वहीं छोड़ो, मत हिलाओ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। माहौल जम गया। शेन युक्सुआन का दिमाग तेजी से चला और उसने एक संकेत वाक्य उछाला। कहां अटक गए? रंगाई की शर्त पर। मैंने चौंक कर नजर उठाई। आपको कैसे पता? अंकल, क्या आप भी यह खेल खेलते हैं? खेल? शेन युक्सुआन को लगा जैसे खून का घूंट पीना पड़ा, जिस पर अनगिनत प्रतिभाएं टूट गईं। वह सदी की पहेली और यह उसे खेल कह रहा है। उसने संयम रखते हुए कहा, मैंने 4 रंगों के कागज देखकर अंदाजा लगाया। मुझे लगा जैसे कोई हमराह मिल गया हो। मैं शिकायत करने लगा। आसपास के शीर्षों का रंग अलग होना जरूरी है, पर जब मैं करता हूँ तो कभी कभी चौथा रंग लगाना पड़ता है। समझ नहीं आता कि यह ठीक है या नहीं। यह मासूम शिकायत सुनकर शेन युक्सुआन के भीतर तूफान उठ रहा था, पर बाहर से वह मुस्कुराता रहा। शेन युक्सुआन की बात जैसे ठंडे पानी का छींटा थी। मेरे चेहरे पर जो चमक आई थी वह पल में बुझ गई। लेकिन मेरी निराशा के ठीक उलट शेन युक्सुआन के भीतर 10 दर्जे का समुद्री तूफान उठ रहा था। यह डरावना है। इस बच्चे ने अकेले जो रास्ता ढूंढा है वह बिल्कुल वही है जो सैकड़ों साल में दुनिया के शीर्ष गणितज्ञ दशकों की मेहनत से निकाल पाए थे। एक भी कदम इधर उधर नहीं। वह उस छोटे बच्चे को देख रहा था जिसने झंझट समझकर सदी की पहेली छोड़ दी थी। उसके पूरे शरीर का खून उबल रहा था। इसके बाद उस पुराने टूटे फूटे कमरे में शेन युक्सुआन और मेरे माता पिता एक अजीब चुप्पी में डूब गए। तब तक केतली की तीखी सीटी बजी और गुजिंग ने मुश्किल से मुंह खोला। सुहाओ की माँ, आपको पता है ना कि आपका बेटा बहुत खास है? माँ ने पलकें झपकाई। सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटा ऐसे बड़े लोगों को घर तक खींच लाएगा। उन्होंने धीमे से पूछा, हमारा सुहाव बड़े शहरों के बच्चों से भी अच्छा है। गुजिंग ने मन ही मन गहरी सांस ली। यह कैसे समझाऊं? यह कैसे बताऊं कि तुम्हारे घर में एक ऐसा अजूबा पैदा हुआ है जो न्यूटन की कब्र हिला दे? जब वह जुबान से उलझ रहा था तभी शेन युक्सुआन
हड़बड़ाहट से वापस आया और तेज आवाज में बोला, पढ़ाई में अच्छा, होशियार। यह सब सुहाव पर लागू ही नहीं होता। पिछले 50 साल के मानव इतिहास में देखें तो गणितीय प्रतिभा में मेरे हिसाब से कोई उसकी बराबरी नहीं कर सका। माँ बाप दोनों एक साथ ठिठक गए, फिर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे सर, आप भी बड़े मजाकिया हैं। पर शेन युशुआन उन्हें देखता रहा, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। हंसी अचानक रुक गई, माहौल पल भर में जम गया। शेन युशुआन की आवाज में एक गंभीर दबदबा था। मानव इतिहास हमेशा से मुट्ठी भर प्रतिभाओं के दम पर आगे बढ़ा है। सुहाव उन्हीं में से एक है। पिताजी ने थूक निगलते हुए कहा, आप यह सब अचानक कह रहे हैं? हम यकीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। गुजिंग कुछ समझाने ही वाला था कि शेन युशुआन ने हाथ उठाकर रोक दिया। अगले ही पल उसने थैले से पुरानी पीली फाइलों का एक बंडल निकाला। वह एक रिपोर्ट थी। शीर्षक में जबरदस्त असर था। मैं 17 साल का किशोर शेन युशुआन था, अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में रजत पदक विजेता और अनगिनत पुरस्कार पाने वाला चमकता सितारा। शेन युशुआन ने बिना भाव दिखाए अपना जख्म खोला। ओलंपियाड राष्ट्रीय टीम, हर देश से सिर्फ 6 जगह होती है। सुहाव के पिता का हाथ कांप गया, आंखें फैल गईं। पर शेन युशुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह सब मैं घमंड दिखाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसीलिए कि तुम लोग यकीन करो। सुहाव के बारे में मेरी कही हर बात सच है। पिताजी कांपती आवाज में बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसे बड़े शहर भेज दें? पर शेन युशुआन ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया। कुछ नहीं करना। पति पत्नी दोनों पूरी तरह अवाक रह गए। बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, इससे उस पर बोझ ही बढ़ेगा। शेन युशुआन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बस उसके रहने खाने का ध्यान रखो। रहा मैंने देखा है कि गणित में उसका झुकाव थोड़ा एक तरफा है। उसने पाया कि सुहाव का ज्यादातर ज्ञान टोपोलॉजी पर ही केंद्रित था। यह नहीं चलेगा। शेन युशुआन की आंखें सख्त हो गईं। सीधे बोला, सिर्फ टोपोलॉजी खोदते रहने से कुछ नहीं होगा। शास्त्रीय युग कब का खत्म हो चुका है। फिर उसने एक के बाद एक अकादमिक शब्द उगले। संख्या सिद्धांत, बीजगणित, विश्लेषण, इन सबको मिलाकर चलना होगा, तभी असली ताला खुलेगा। जैसे वाइल्स ने फर्मा के महान प्रमेय को साबित किया था। शेन युशुआन मशीन गन की तरह शीर्ष सिद्धांत उगलता रहा। पति पत्नी की आंखें चकराने लगी। उसने उत्साह दबाते हुए समझाया, मूल बात यह है कि सब कुछ समग्र रूप से सीखना होगा। जो किताबें और शोध पत्र जरूरी हैं, मैं भेज दूंगा। वह स्व अध्ययन से ही सबको पछाड़ता जाएगा। पिताजी ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि माँ ने पूछा, और उसके बाद? शेन युशुआन की आंखों में अचानक गहराई आ गई। उसने एक नाम लिया, इलिया क्रोनिन। वह खुद से बोलता रहा। 13 साल में ओलंपियाड में पूरे अंकों के साथ पहला स्थान, 23 साल में प्रिंसेटन में पूर्ण प्रोफेसर, 29 साल में गणित का सर्वोच्च सम्मान, फील्ड्स पुरस्कार। पति पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। पर शेन युशुआन रुका नहीं। वह अब भी मिलेनियम पुरस्कार की कठिन समस्याओं पर काम कर रहे हैं। एक भी हल हो जाए तो $10 लाख का पुरस्कार, और नाम मानव सभ्यता के इतिहास में दर्ज। बात का स्तर अचानक मानव सभ्यता के इतिहास तक पहुंच गया। पिताजी का सिर सुन्न होने लगा। क्या सच में कोई इन्हें हल कर सकता है? बिल्कुल। शेन युशुआन ने गहरी सांस ली और अचानक उंगली मेरी तरफ उठाई। मेरी इच्छा है कि सुहाव आगे चलकर उस तरह का गणितज्ञ बने जो मिलेनियम की समस्याओं से अकेला टक्कर ले सके। कमरे में पल भर के लिए मुर्दासी खामोशी छा गई। माँ ने ठंडी चाय एक घूंट में पी डाली। आखिर करना क्या होगा? मेरे हिसाब से सुहाव उस इलिया से कम नहीं है। शेन युशुआन के चेहरे पर किसी प्रतिभा को लेकर एक लालसा उभर आई। उससे 1 साल पहले सबसे कम उम्र के ओलंपियाड विजेता का रिकॉर्ड तोड़ दो। उसने हाथ हिलाया। खर्चे की चिंता मत करो, शीर्ष विश्वविद्यालय पैसे लेकर खुद चलकर आएंगे। बस इसी रोमांचक पल में एक मासूम आवाज ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। मुझे नहीं चाहिए। धड़ाम। शेन युशुआन के दिमाग में बना ख्वाबों का महल पल में ढह गया। माँ घबराकर उछल पड़ी। हाओ हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पर मैं असामान्य रूप से दृढ़ था। मेरी साफ आंखों में रत्ती भर डर नहीं था। मैं गणित इसलिए नहीं सीखता कि प्रतियोगिता जीतूं। मैं कोई सवाल हल करने वाली मशीन नहीं बनना चाहता। मेरे पास बहन के साथ खेलने का भी वक्त नहीं बचेगा। यह विरोध तो होना ही था। शेन युशुआन उकताए हुए लग रहे थे। उसने सांस छोड़ी। ठीक है, तुम मेरी बात मानो, यह जरूरी नहीं। उसे झुकते देख मैं एक पल के लिए चौंका, पर अगला वाक्य मुझे जड़ बना गया। प्राथमिक विद्यालय के 6 साल, माध्यमिक के 3, उच्च माध्यमिक के 3, कुल 12 साल। यही वह बेकार की शिक्षा है जो तुम झेलते रहोगे, जो तुम्हारे कमरे में रखे उस टूटे फूटे विश्वकोश से भी घटिया है। 12 साल बर्बाद। धड़ाम। शेन युशुआन उछलकर खड़ा हो गया। कुर्सी चीखती हुई पीछे खिसकी। वह बड़े बड़े कदम रखते हुए मेरे सामने आया, दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे। आवाज में शैतान की तरह एक धीमी फुसफुसाहट थी। मेरी आंखों में देखकर सच बताओ, बी जमा एक बराबर कितना? इस तरह की बेकार बातें बेहद उबाऊ लगती है ना? तुम्हारी अक्ल को अपमानित करने वाले वे दिन तुम्हें अभी और पूरे 12 साल और सहने हैं, जबकि बस एक कदम उठाओ और बाहर वह चमकता हुआ आकाश है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम पूरे मानव इतिहास को पलट सकते हो। वह जितना बोलता गया उतना उत्तेजित होता गया। मुंह से थूक उड़ने लगी। अगर न्यूटन और आइंस्टीन न होते तो इंसान किस दम पर धरती छोड़कर ब्रह्मांड की तरफ बढ़ता? पर शेन युशुआन की उभरी हुई आंखें और पागलों जैसा चेहरा देखकर मैं सीधे डर गया। यह आदमी कहीं पागल तो नहीं है? तभी शेन युशुआन ने मेरे कंधे जोर से हिलाए और चिल्लाया, तुम्हारे दिमाग में इंसान की हजारों साल पुरानी पहेलियों की चाबी बंद है और तुम उसे वहीं सड़ने देने का इरादा रखते हो, बस इसलिए कि घर में बहन के साथ खेलो। सारा इतिहास तुम्हारी वजह से आगे बढ़ सकता है। उस वक्त शेन युशुआन की पुतलियां फैल गईं। उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी, पर वह किसी बच्चे को नहीं देख रहा था। वह ऐसे देख रहा था जैसे कोई इंसानियत को धोखा देने की कोशिश कर रहा
हो। उसकी उत्तेजना से कांपती उंगलियां मेरे कंधे में गड़ गईं। तेज दर्द हुआ और उस तेज दर्द और किसी पागल के सामने खड़े होने के डर ने मिलकर सब कुछ डुबो दिया। वाह माँ! ओलंपियाड के रजत पदक विजेता ने एक असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे को रुला दिया। शेन युशुआन ने जांघ पर हाथ मारा और फैसला किया कि वह मुझे दुनिया का सबसे भयावह प्रतिभाशाली बनाकर रहेगा। मैंने वह तथाकथित योजना देखी और एक सेकंड सोचकर हाँ कर दी, क्योंकि 12 साल की वह बेकार पढ़ाई सच में बेवकूफी भरी यातना जैसी लगती थी। योजना के मुताबिक मुझे न केवल प्राथमिक विद्यालय के दौरान देश की सभी प्रतियोगिताओं को रौंदना था, बल्कि छठी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते सीधे विश्व स्तरीय शीर्ष प्रतियोगिताओं पर काबू पाना था। इसके लिए मुझे प्राथमिक विद्यालय के 6 साल वहीं बिताने थे। बाहर वालों को यह नींव बनाना लगता, पर मेरे असली शिकार से पहले की वार्म अप कसरत भर थी। पलक झपकते 4 साल बीत गए। हुआशिया विश्वविद्यालय के बड़े सभागार में अपने को बेहद काबिल समझने वाले हाई स्कूल के होनहार छात्र अकड़ के साथ हॉल का जायजा ले रहे थे। तभी कुछ युवा प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ अंदर आए। उनके चेहरों पर एक ऐसा निश्चिंत भाव था जैसे कह रहे हों, यहाँ बैठे सब बेकार हैं। पल भर में सारे कुशाग्र बुद्धि छात्रों के तेवर ढीले पड़ गए। तभी भीड़ में एक ऐसा चेहरा नजर आया जिसने पूरे हॉल की सांसें रोक दी। लिन शुआन, 15 साल, राष्ट्रीय टीम की सदस्य। यह वह बुद्धि की ऊंचाई थी जहां तक साधारण इंसान पूरी जिंदगी जलाकर भी नहीं पहुंच सका। वह बर्फ की तरह ठंडी और कठोर थी। उसमें एक विद्वान की खास अकड़ थी जो सबको झुका दे। पर किसी ने सोचा नहीं था कि अगले ही पल यह ठंडी देवी अचानक मुड़ेगी और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका सुंदर चेहरा एक पल में बिखर गया। वह भाव जैसे किसी ने कोई भयानक पुराना राक्षस देख लिया हो। उसकी सारी ठंडक हवा हो गई। चेहरे पर बिना छुपाए हैरानी छा गई। मैं आराम से बरामदे से गुजर रहा था। माँ पिताजी ने कस्बे के बाजार से खरीदी देहाती कमीज पहने हुए पूरी तरह किसी किताबी कीड़े जैसा दिख रहा था जो किसी और दुनिया से आ गया हो। पर बिल्कुल इसी मेरी इस भोली भाली सूरत ने लिन शुआन को इतना गुस्सा दिला दिया कि वह दांत पीसने लगी, मानो मुंहों से आग निकलने वाली हो। उसी वक्त वह बेहद अजीब शहरी किंवदंती सभी के दिमाग में एक धमाके की तरह फट पड़ी। एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा अचानक आसमान से टपका और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में एक के बाद एक सर्वोच्च पुरस्कार बटोरने लगा। उसने न केवल हाई स्कूल के छात्रों को धूल चटा दी, बल्कि हर प्रतिभाशाली बच्चे का सबसे बड़ा बुरा सपना बन गया। हाँ, वह छोटू जिसने पूरे हॉल के कुशाग्र बुद्धि छात्रों के रोंगटे खड़े कर दिए और राष्ट्रीय टीम के महारथियों को सरेआम तोड़ दिया, वह मैं ही था। सबकी नजरें मुझे जिंदा निगल लेने को तैयार थीं, पर मैं बेपरवाही से अपना सिकुड़ा हुआ प्रवेश पत्र निकालता रहा। उसी पल पूरे सभागार की जीवन व्यवस्था चरमराकर टूट गई। झांगमान नाम की एक लड़की की दम घुटाती नजरों के बीच मैंने आराम से अपना अल्ट्रामैन वाला पेंसिल बॉक्स खींचा। फिर उसमें से एक बड़े से पीले बत्तख के खिलौने वाली बच्चों की कलम निकाली। वह पीली चमकीली बत्तख हवा में हिलती रही और पल भर में हॉल के सभी होनहार छात्रों का मनोबल पूरी तरह ढेर हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मानव बुद्धि की सीमाओं के इस युद्ध क्षेत्र में ऐसी कलम पकड़ने वाले एक छोटे बच्चे से हारना कैसा लगता होगा। पर मैं जानता था कि यह मेरी सीमा नहीं थी। 4 सालों में मैं बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ा था। गणित में मेरा स्तर एक छलांग में कई मंजिल ऊपर पहुंच गया था। ग्राफ सिद्धांत, गैर यूक्लिडीय ज्यामिति, रीमान फलन, ये ज्ञान के वे अनंत आकाश थे जिन्होंने मुझे सवाल हल करने की सीमित सोच से बहुत आगे ले जाया था। गणित कोई औजार नहीं है, यह वह विराट भाषा है जिससे ईश्वर ने इस दुनिया को बुना है। पर इस ऊंची सोच का एक छोटा सा दुष्प्रभाव भी था। सर, यह सिद्ध करने का तरीका बहुत साधारण है, इसमें कोई सुंदरता नहीं। साधारण। शिक्षक का मुंह से लगभग खून आ गया। यूक्लिड की सिद्ध विधि का उपयोग करते तो 5 पंक्तियों में काम हो जाता, पर मैं ज्यामितीय पुनर्रचना पर अड़ा रहा। बीजगणित धोखा दे सकता है, पर ज्यामिति सबसे सीधे और स्पष्ट रूप से सब कुछ समझा देती है। मैंने कलम उठाई और कागज पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, जैसे बादलों पर लिख रहा हो। फिर उस आकृति पर कला जैसे ज्यामितीय रूपांतरण किए। शिक्षक के पांव लड़खड़ाए। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गए। 30 साल में बनाई गणितीय सहज समझ मेरी कुछ पेंसिल रेखाओं ने चूर चूर कर दी थी। अब उन्हें हकीकत समझ आ गई। यह तारे के फटने जैसी ऊर्जा वाला बुलडोजर उनकी क्षमता से परे था। वह इसे अब नहीं पढ़ा सकते। तुम प्रतियोगिता में जा सकते हो। शेन युशुआन ने गहरी सांस ली। उसने जटिल भाव से मुझे देखा। जाओ, जाकर उन्हें टुकड़े टुकड़े करो। वह खुद सोचने लगा कि वे घमंडी पुराने उस्ताद जब मेरे जैसे जवाब देखेंगे जो आदर्श उत्तर को पैरों तले रौंद कर हिंसक सौंदर्य से सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं, तो उनके चेहरे कैसे दिखेंगे। 6 महीने बाद शियाहुआ गणित प्रतियोगिता, बंद मूल्यांकन कक्ष। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो मिंगयुआन यहाँ बेमन से बैठे थे। उनकी नजर में देश का गणित जगत मर चुका था। इस धरती पर असली प्रतिभा पैदा हो ही नहीं सकती। वह आसपास के बेकार बुजुर्गों पर मन ही मन हंस रहे थे कि तभी मूल्यांकन कक्ष का दरवाजा खुला और परीक्षक एक एक करके आ गए। परीक्षक की कुर्सी पर बैठे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जो मिंगयुआन को सब देखकर उबकाई आ रही थी। इन खोखली बातें करने वाले पेट भरे सहकर्मियों को देखकर उनके मन में केवल ठंडी हंसी थी। इस वरिष्ठता के दम पर चलने वाले अकादमिक दुनिया में ये बुजुर्ग शोध की परवाह नहीं करते, बस शीर्ष प्रतिभाओं को अपना गढ़ मजबूत करने का हथियार बनाना चाहते हैं। पर वह अपनी उबकाई पूरी करें उससे पहले ही बंद उत्तर पुस्तिकाएं अंदर आ गईं। शुरुआत में मूल्यांकन कक्ष में बस आह भरने की आवाजें गई थी। परीक्षक शिकायत कर रहे थे कि आजकल के छात्रों की सोच एकदम जड़ है, बस रटे रटाए जवाब उगल देते हैं। तभी मेरी क्रमांक 17 की उत्तर पुस्तिका जो मिंगयुआन के हाथ लगी। पहले वह बेपरवाही से देख रहे थे, पर पहले ही सवाल का जवाब पढ़ते ही उनकी पुतलियां सिकुड़
सिकुड़ गई, सांस रुक गई। वह असमानता का सवाल था जिस पर हजारों प्रतियोगी छात्र बैठ बैठकर बोर हो चुके थे, पर मैंने तथाकथित मानक ढांचा फेंक दिया था। मैंने सीधे चेबीशेव असमानता का खतरनाक विस्तार कर दिया। हल करने का तरीका कठोर और सरल, जैसे ऊंचाई से भूल भुलैया को देखकर एक झटके में सारे घुमाव काट दो। पर यह तो बस शुरुआत थी, असली धड़कन बढ़ाने वाली बात आगे थी। समबाहु त्रिभुज के उस आसान सवाल में सभी लोग क्षेत्रफल की विधि से सहायक रेखाएं खींच रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ पंक्तियों में लिखा, गैर यूक्लिडीय समतल में इस प्रमेय में गॉस वक्रता संशोधन पद जोड़ना अनिवार्य है। झो मिंगयुआन के मन में जैसे बिजली कड़की। यह शीर्ष ज्यामितीय टोपोलॉजी के शोधकर्ता का नजरिया था। इस युगांतरकारी प्रतिभा को देखकर उन्हें स्टैनफोर्ड में प्रतिभाशालियों से डरने के पुराने दिन याद आ गए। फिर झो मिंगयुआन ने भारी आवाज में चुप्पी तोड़ी, पर वे अकड़ू प्रोफेसर झांककर देखने आए और उनके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। वे मेज थपथपाकर नाराज होने लगे, कहने लगे कि मैं इंटरनेट से कुछ शब्द उठाकर दिखावा कर रहा हूं। पर झो मिंगयुआन ने इस शोर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जैसे किसी मंत्र में बंध गए हों। बाएं हाथ से उत्तर पुस्तिका दबाए रखी, दाएं हाथ की कलम पागलों की तरह चली। वह उस संशोधन सूत्र को जांच रहे थे जो 100 साल पुरानी गणितीय धारणा को उखाड़ सकता था। मूल्यांकन कक्ष की हवा दम घोंटने वाली हो गई। कलम की नोक का रफ कागज को चीरते हुए एक तीखी आवाज आई। झो मिंगयुआन का हाथ हवा में रुक गया। नाक की नोक पर ठंडे पसीने की बूंदें नोती थीं। तर्क का अटूट बंद घेरा। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा था। मैंने सच में सिर्फ 3 पंक्तियों के सूत्र से यूं ही एक विराट गणितीय इमारत खड़ी कर दी थी। अगले पल झो मिंगयुआन ने धीरे से सिर उठाया, खून की नसें दिखती आंखों से कमरे में नजर दौड़ाई। आवाज कांप कर बिगड़ गई थी। यह सूत्र 100% सही है, त्रुटिहीन, एक अंश भी इधर उधर नहीं। ये 8 शब्द झो मिंगयुआन के मुंह से निकले और पूरे कमरे में जैसे परमाणु बम गिर गया। जो बुजुर्ग अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे की घमंड 3 सेकंड में आंखों के सामने विकृत अचरज में बदल गई। चाहे वे कितनी भी मुफ्त की रोटी तोड़ते रहे हों, त्रुटिहीन का अर्थ वे जानते थे। और फिर वह दम घोंटने वाली चुप्पी कुछ ही देर रही। उन सबके चेहरों पर एक उबकाई भरी लालच उभर आई। वे मेरी उत्तर पुस्तिका घूरते रहे। यह तो किसी शीर्ष अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में छपने लायक है। और फिर उन बूढ़े लालचियों ने मांग कर दी कि मैं उन्हें अपनी पूरी गणना विस्तार से समझाऊं। यहाँ तक कि बड़े बड़े बहाने बनाकर मुझे बुलाने की तैयारी करने लगे। आकर कोई संयुक्त शोध परियोजना करने की बात करने लगे। ऊपर से कहते थे कि मेरे शोध को निखारने में मदद करेंगे, पर असल में बात साफ थी। वे अपने संसाधनों और संपर्कों का इस्तेमाल करके मेरे शोध पत्र पर जबरदस्ती पहले लेखक की जगह हथियाना चाहते थे। एक तरफ हड्डियां चूस रहे थे, दूसरी तरफ चाहते थे कि मैं एहसानमंद भी रहूं। चमड़ी की मोटाई की कोई हद नहीं थी। बस इसी वक्त झो मिंगयुआन पूरी तरह फट पड़े। 15 साल की दबी हुई पीड़ा इस बेशर्म संयुक्त शोध वाले वाक्य ने पल भर में भड़का दी। उस जमाने में उनके पीएचडी गाइड वंगपांग पान ने यही किया था। उनके मूल विचार की चिंगारी चुरा ली और उन्हें बेरहमी से दूसरे लेखक की जगह धकेल दिया। यहाँ तक कि अकादमिक रिपोर्ट की सभा में उनकी खून पसीने की मेहनत को गाइड की अचानक आई सूझ बताकर परोस दिया गया। वह भारी बर्फबारी, वह ठंडा नदी का पानी, वह खून से लिखी कसम, सब कुछ इस पल में एक धधकती आग बनकर सामने खड़े इन दोगले लोगों पर बरस पड़ा। साले, मुझे पता था यही होगा। ये बर्फ जैसी ठंडी गाली उस वक्त गूंजी जब ये लोग बांटने के मजे में सबसे मस्त थे। लोग कुछ समझे उससे पहले झो मिंगयुआन अचानक उछलकर खड़े हो गए, पलटकर एक लात में कुर्सी दूर फेंक दी। वह दीवार से टकराकर बड़े जोर से बजी। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उन्होंने उन जल्दबाजी दिखा रहे प्रोफेसरों की तरफ उंगली उठाई और खुलकर गालियां देने लगे। तुम इन मुफ्तखोर बुड्ढों को देखो, एक विद्वान की आखिरी बची इज्जत भी गंवा दी है। पूरे कमरे की हवा पल भर के लिए जम गई। झो मिंगयुआन किसी बेकाबू जंगली जानवर जैसे दिख रहे थे। उनकी नजर जहां भी पड़ी, कोई सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। उन्होंने सबके सामने कसम खाई कि जो भी मेरे सुहाव के विचार पर हाथ डालेगा, जो एक भी विराम चिन्ह चुराने की कोशिश करेगा, वह अपने स्टैनफोर्ड के आजीवन प्रोफेसर के पद की ताकत से दुनिया भर के अकादमिक संपर्कों का इस्तेमाल करके उसे इस जन्म में पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। उस मुर्दा खामोशी में कोने में बैठा युवा सहायक भी सुनकर सुन्न रह गया। टप की आवाज हुई। उसके हाथ से कलम छूटकर कमरे के बीचों बीच जा लुढ़की। उसने झो मिंगयुआन को एकटक देखा जो युद्ध के देवता की तरह मेरे नाम की रक्षा कर रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। दबी आवाज में बस इतना निकला, यार भाई तो बड़ा धोखेबाज निकला। मैं कमरे में झो प्रोफेसर से जरूरी बात कर ही रहा था कि बाहर से छोटी बहन सू हुई के रोने की आवाज आई। दरअसल मैं 2 दिन से प्रतियोगिता में व्यस्त था और उसके साथ खेल नहीं पाया था। वह माँ के साथ जिद कर रही थी। माँ उसे मनाने के लिए मेरे हाथ से बनाए गए अंक पत्तों का खेल खेलने लगी। माँ ने बेपरवाही से 90 का पत्ता फेंका। उन्हें लगा यह बस साधारण अंक पहचानने का खेल है। पर 5 साल की सू हुई रुकी नहीं। बच्चों जैसी मीठी आवाज में बोली, इसे तोड़ो। अगले ही पल उसने पत्तों के ढेर में से 2, 3, 5 झटपट निकाले और मेज पर करीने से सजा दिए। उस पल माँ के चेहरे की मुस्कान जम गई। वह पूरी तरह ठिठक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बहन को जो खेल खेल में सिखाता था वह दरअसल अभाज्य गुणनखंड की वह विधि थी जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के माथे पर बल डाल दे। माँ अब भी इस झटके से
उबरी भी नहीं थी कि कमरे का दरवाजा खटका। झोमिंग युआन प्रोफेसर बाहर आए। अंतरराष्ट्रीय अकादमिक जगत का यह दिग्गज लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। चेहरा बुरी तरह पीला पड़ा हुआ था। उनकी मुझ पर पड़ने वाली नजर शुरुआती प्रशंसा से बदलकर एक गहरी श्रद्धा में बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब भटकाव भी था, जैसे उनके सारे मूल्य हिल गए हों। उन्होंने माँ को बड़ी विनम्रता से थोड़ा झुककर नमस्कार किया, फिर जैसे किसी भारी दबाव से भागते हों जल्दी जल्दी निकल गए। माँ ने हैरानी से मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या हुई। मैंने हाथ झाड़े और बेफिक्री से बोला, कुछ नहीं। वह चाहते थे कि मैं एक शोध पत्र लिखूं। बोले पूरा खर्च वह उठाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं करनी। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। जाहिर था कि शोध पत्र इन दो शब्दों ने उनकी समझ की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। तभी घर पर एक भारी पैकेट आया। भेजने वाले की जगह पर लिखा था शियाहुआ कप आयोजन समिति। माँ के कांपते हाथों ने सील खोली। एक बेहद सजा संवरा प्रमाण पत्र सामने आया। 19वां शियाहुआ कप गणित प्रतियोगिता, प्रथम स्थान सुहाव। राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष गणित प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान। माँ उन दो शब्दों को एकटक देखती रही। आंखें पल भर में लाल हो गईं। उंगलियों की नोकें हल्के से कांप रही थीं। यह उनका वह अपना था जिसे उन्होंने 9 महीने कोख में रखा था। पूरे देश के प्रतिभाशाली बच्चों के उस युद्ध क्षेत्र में उसे सबसे ऊंची मान्यता मिली थी। माँ अभी उस खुशी में डूबी ही थी कि सू हुई शरारती बिल्ली के बच्चे की तरह डिब्बे में से एक चांदी जैसी चमकती गोल चीज निकाल लाई। वाह माँ देखो, चमकती हुई थाली। वह आयोजन समिति का विशेष रूप से बनाया गया भारी भरकम विजेता पदक था। माँ ने बाएं हाथ में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र और बेटी की गोद में चांदी का पदक देखा। उत्साह से उनकी सांसें भारी हो गईं। अभी वह मेरे द्वारा बहन को गुणनखंड सिखाने वाले झटके से उबरी भी नहीं थी, पर इस पल उन्हें एहसास हो गया उनका बेटा पूरे देश के प्रतिभाशाली बच्चों की चोटी पर खड़ा है। माँ अभी सोच ही रही थी कि प्रमाण पत्र कहाँ सजाएं। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। पूरे देश में पहला स्थान बहन के साथ कागज के हवाई जहाज उड़ाने से ज्यादा जरूरी तो नहीं। माँ बेबसी से मुस्कुराई और जमीन पर पड़ा डिब्बा समेटने लगी। तभी डिब्बे की तली में एक कागज मिला। पुरस्कार राशि प्राप्ति संबंधी जानकारी 50,000 युआन। माँ की सांस रुक गई। यह रकम हमारे परिवार के लिए किसी मुसीबत में मदद से कम नहीं थी, पर उन्होंने वह कागज कसकर पकड़ा और फैसला किया कि एक पैसा नहीं छुएंगी, पूरा मेरे नाम जमा करेंगी। उसी समय चीनी विज्ञान अकादमी के किशोर प्रतिभा वर्ग में लिन शुवान नाम की 15 साल की लड़की दूसरे स्थान का प्रमाण पत्र कसकर पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में सब कुछ टूटने और दहशत का भाव था। यह नहीं हो सकता, मैं दूसरे स्थान पर कैसे आ सकती हूँ? वह पागलों की तरह शिक्षक पर चिल्लाई। उसे पक्का यकीन था कि उसका बेदाग जवाब पूरे अंकों का हकदार है, पर शिक्षक झाओ जियांतिंग ने जटिल भाव से उसे एक और भी कठोर सच बताया। तुम कमजोर नहीं हो। बात यह है कि पहले स्थान वाले ने सीधे सवाल की बुनियादी तर्क खामी को ही ठीक कर दिया। और सबसे मार करने वाली बात यह थी कि स्टैनफोर्ड के विश्वस्तरीय गणित के दिग्गज प्रोफेसर जो मिंग युआन ने लिन शुआन को संयुक्त प्रथम स्थान की सूची से सख्ती से हटा दिया। जो मिंग युआन का नाम सुनकर झाओ जियांतिंग के भी रोंगटे खड़े हो गए। यह दुनिया के गणित जगत में सुनामी लाने वाला नाम था। उनका तय किया पहला स्थान। कौन आंख उठाकर देखने की हिम्मत रखता? लिन शुआन ने सुना तो आंखें लाल हो गईं। बेचैनी से चिल्लाई, मेरी कोई गलती नहीं। तो हारूं क्यों? उसने दांत भींचते हुए पूछा। वह पहले आने वाला कौन सा राक्षस है? क्या वह अभी ग्रेजुएट होने वाला है? झाओ जियांतिंग ने उसे देखा। झाओ जियांतिंग ने उसकी लगभग बीमारी जैसी जुनूनी सोच देखकर सावधानी से पूछा, क्या घर का बहुत दबाव है? पर लिन शुआन ने उसे किसी अजनबी ग्रह के प्राणी की तरह देखा। मेरे माँ बाप मुझसे मिन्नतें करते हैं कि स्कूल छोड़कर खेलने चलो, पढ़ना तो मैं खुद चाहती हूँ। तो फिर पहले स्थान पर इतनी जिद क्यों? बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लिन शुआन की आंखों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला जुनून भड़क उठा। क्योंकि मुझे सबको पैरों तले रौंदने का एहसास अच्छा लगता है। उस पल मुझे लगता है कि मैं सच में जी रही हूँ। झाओ जियांतिंग के पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल उन्हें समझ आया कि इस प्रतिभाशाली लड़की की मानसिकता कब की बुरी तरह टेढ़ी हो चुकी है। पर लिन शुआन ने अचानक आंखें खोली और उन्हें घूर कर बोली, सर मुझे बताइए, पहले आने वाले का नाम क्या है? सुहाव। सुहाव? लिन शुआन ने ठंडी हंसी हंसी। चेहरे पर खिल्ली उड़ाने का भाव था। किस अनजान गांव के कोने से टपका अनजान सा बंदा जिसे बस किस्मत ने साथ दे दिया। झाओ जियांतिंग ने लिन शुआन को देखा और फैसला किया कि इस दम घोंटने वाली बातचीत को सबसे कठोर तरीके से खत्म करेंगे। वह 12वीं का नहीं है, 11वीं का भी नहीं। अगले साल भी तुम्हारे हाथों हार जाता। झाओ जियांतिंग ने एक एक शब्द धीरे से कहा। आवाज बड़ी नहीं थी, पर लिन शुआन के दिल पर भारी हथौड़े की तरह पड़ी। वह एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र है। लिन शुआन का दिमाग पल भर के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर अभी भी खिल्ली वाला भाव था। सुहाव, वह पहला स्थान जिसे देखकर स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर भी दंग रह गए। एक प्राथमिक विद्यालय का बच्चा। झाओ जियांतिंग ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ माना कि वह खुद भी उस उत्तर की पूरी गणना नहीं समझ पाए थे। पर लिन शुआन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, एक प्राथमिक विद्यालय का बच्चा। यह नहीं हो सकता। 15 साल की वह जिंदगी जिसमें उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, उस एक पल में धराशायी हो गई। उसी समय मैं पूरे देश में पहला आने की वजह से परेशान होकर मर रहा था। अखबारों में, इंटरनेट पर हर तरफ खबरें छाई हुई थी। यहाँ तक कि हमारे इस उजाड़ से गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य भी घर तक आ पहुंचे। वह थूक उड़ाते हुए मुझे और प्रतियोगिताओं में भाग लेने और स्कूल का नाम रोशन करने के लिए उकसा रहे थे। मैंने तुरंत उनकी चाल समझ ली, इसलिए जानबूझकर मुश्किल का नाटक किया। प्रधानाचार्य जी, प्रांत स्तर की प्रतियोगिता तो रहने दीजिए, अगले महीने एक राष्ट्रीय स्तर की है। पर मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। प्रधानाचार्य जी उम्मीद के मुताबिक घबरा गए। क्यों, कोई मुश्किल है?
बिल्कुल मुश्किल है। माँ पापा ने 50,000 की पूरी इनाम की रकम मेरे नाम जमा कर दी थी। शेन युशुआन की मदद लेने से साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि पुश्तैनी जमीन बेचकर मेरी पढ़ाई कराने की तैयारी थी। मैं इस परिवार को अपनी वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैंने प्रधानाचार्य जी की तरफ मुंह किया और मासूमियत से बोला, मेरी एक छोटी बहन भी है। जब भी बाहर प्रतियोगिता में जाना होता है पूरे परिवार को साथ चलना पड़ता है। खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। बात खत्म भी नहीं हुई कि प्रधानाचार्य जी लगभग उछल पड़े। ऐसी मुश्किल थी तो पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं कुछ करता हूँ। पर प्रधानाचार्य जी दफ्तर में जाकर हिसाब लगाई तो पता चला कि आपातकालीन राशि तो पहले से ही खत्म थी। एक पैसा नहीं बचा। ऊपर से प्रशासनिक प्रमुख ने चेतावनी दी कि सरकारी धन की हेराफेरी पकड़ी गई तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। पूरी तरह मुसीबत में फंस गए। जब प्रधानाचार्य जी निराशा के गहरे दलदल में थे तभी दफ्तर का फोन कानफाड़ू आवाज में बज उठा। किसी ने मेरे बारे में खबर पढ़ी थी और अपने पूरे परिवार समेत यहाँ दाखिला लेना चाहता था। और वह अकेला नहीं था। एक ही सुबह में 3 ऐसे फोन आए। हमारा यह एक गांव का स्कूल जो हर रोज बंद होने के कगार पर था, उसमें लोग भागकर आना चाहते थे। प्रधानाचार्य जी ने फोन रखा और जोर से मेज पर हाथ मारा। करना होगा, चाहे सब बेचना पड़े, इसे प्रतियोगिता में भेजूंगा। अगले ही पल ली प्रधानाचार्य जी धमाके से काउंटी की शिक्षा और संस्कृति शाखा में घुसे। वांग अनुभाग प्रमुख, मेरे बजट के आवेदन को अभी तक मंजूरी क्यों नहीं मिली? उस बुजुर्ग की आवाज ऐसी थी जैसे लाउड स्पीकर गले में ठूंसा हो। पूरा गलियारा गूंज उठा। एक हफ्ते पहले आपने कहा था 3 दिन में होगा, अब फिर टाल मटोल। ली प्रधानाचार्य जी ने दाखिले के इरादे वाली पर्चियों और खबरों की फोटोकॉपी मेज पर पटक दी। आंखें खोलकर देखिए। जब से मेरे छात्र ने पहला स्थान लिया, आसपास के कई जिलों के माँ बाप यहाँ दाखिला कराने के लिए दौड़ रहे हैं। वांग अनुभाग प्रमुख की आंखें बाहर निकलने को हो गईं। ली प्रधानाचार्य जी ने उनकी नाक के सामने उंगली हिलाई। थूक उड़ाते हुए बोले, अभी जो पूरे जिले में अनगिनत परिवारों को खींच लाने वाला जीता जागता विज्ञापन है, वह अगली प्रतियोगिता में नहीं जा पाएगा क्योंकि पैसा नहीं है। यह बात अगर बाहर गई तो हमारे जिले की इज्जत रहेगी। वांग अनुभाग प्रमुख का दिमाग पल में खुल गया। एक छात्र जो सालों से चली आ रही आबादी घटने की समस्या सुलझा सकता है, इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। उन्होंने बिना एक शब्द बोले कागज उठाए और दौड़ पड़े। एक हफ्ते बाद मैं जैसे ही स्कूल के गेट में घुसा, 2 चमकीले लाल बैनरों ने आंखें चौंधिया दी। गणित के नामी स्कूल के रूप में तेजी से उभरता जीजी प्रायोगिक प्राथमिक विद्यालय। मेरी आंख फड़कने लगी। इस टूटे फूटे स्कूल में जहां रबर की दौड़ ट्रैक तक नहीं, यह गणित का नामी स्कूल कब से बन गया। दफ्तर में घुसा तो कक्षा शिक्षक गुज्जिंग कुर्सी पर ऐसे पड़े थे जैसे आत्मा निकल गई हो। मुझे देखते ही मुंह लटकाकर बोले, बाहर सब यह फैला रहे हैं कि वह कोई जादुई शिक्षक हैं। दर्जनों माँ बाप उनकी ही कक्षा में नाम लिखाने की मांग कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि कल रात पापा ने जो खुशखबरी सुनाई थी वह दरअसल प्रधानाचार्य जी की करामात थी। स्कूल ने झटपट एक प्रतिभाशाली छात्र पोषण और सहायता योजना पास की। हर साल 10,000 की छात्रवृत्ति, शर्त यह कि मुझे लगातार प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा। इस प्रधानाचार्य ने सच में तितली की तरह पंख फड़फड़ाकर तूफान ला दिया और इस तरह मेरी प्रतियोगिता यात्राएं पूरे परिवार की मीठी सैर बन गई। प्रधानाचार्य जी की उधार ली हुई वैन में सवार होकर मैं चौथी बार मैदान में उतरा। राजधानी के परीक्षा केंद्र के बाहर छोटी सी हुई का नन्हा चेहरा सर्दी से लाल था। मैं हंसते हुए झुका और उसका चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। परीक्षा खत्म होते ही तुम्हें खाने की अच्छी जगह ले चलूंगा। पर जैसे ही मैं परीक्षा हॉल में घुसा, हवा ही बदल गई। अनगिनत नजरें सर्चलाइट की तरह मुझ पर टिक गईं। फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगी। यार, यही वह छोटू है ना? ये फिर आ गया, जीने देगा या नहीं? मेरे मुंह का कोना फड़का। लगता है पिछली 3 बार की धुनाई ने इन प्रतियोगी छात्रों के बीच मेरा नाम खूब मशहूर कर दिया था। बस मैं अपनी जगह बैठा और छोटी पीली बत्तख वाली कलम निकालने ही वाला था कि पास से किसी लड़की की आवाज आई। यह कौन है? पागल है क्या? उसी पल परीक्षा की घंटी बज गई। मैंने लंबी सांस ली। जो भी हो, पहले यह आखिरी सवाल निपटाते हैं। मैंने दिमाग में उफनते विचारों की धारा परीक्षा पत्र पर उंडेल दी। कलम की नोक कागज पर उड़ने लगी। वे जटिल गणितीय सूत्र पल भर में मेरे दिमाग में फट पड़े। फलन के वक्र आतिशबाजी जैसे, परवलय पंख जैसे हल्के, त्रिकोणमितीय फलन सुनामी जैसे। प्रश्न बनाने वाले की छोटी सी चाल मैंने एक नजर में पकड़ ली। उत्तल फलन और असमानता के रूपांतरण का इस्तेमाल करके एक ही पंक्ति में हल हो सकता था, पर यह बड़ा उबाऊ होता। इस सवाल की असली सुंदरता उत्तल फलन में नहीं थी बल्कि सम्मिति में थी। मैंने सीधे उस असमानता को उच्च आयामी सम्मिश्र नॉर्म समष्टि में एक मापक संयोजन के रूप में देखा। तभी एक बुजुर्ग निरीक्षक प्रोफेसर झूमते हुए मेरे पास आए। वह देखना चाहते थे कि मैं मानक विधि से सवाल कैसे हल करता हूँ। उनके होंठों पर एक बड़े आदमी जैसी मुस्कान थी, पर जैसे ही उनकी नजर की कोर मेरे परीक्षा पत्र पर पड़ी, मुंह में भरी गोजी चाय सीधे गले में अटक गई। खांसते खांसते आंखें मलते हुए बोले, यह लड़का जाल में बिछाए उत्तल फलन को एकदम नजरअंदाज कर रहा है। सीधे चक्रीय सम्मिति में कट लगाकर बहुआयामी सदिश समष्टि से बीजगणित हल कर रहा है। उनके होंठ अधखुले रह गए, सांसें भारी हो गईं। 40 साल के गणित शोध का अनुभव इस पल मजाक लगने लगा और मेरे पीछे वह लिन शुवान नाम की लड़की मेरी पीठ को एकटक घूर रही थी। उसने परीक्षा पत्र तेजी से देखा। सब कुछ आता था। मुश्किल तो उम्मीद से भी कम थी, पर उसे खुशी नहीं हुई। मुझे राहत क्यों मिल रही है? उसके मन में एक अजीब सा भाव उठा। कब से वह जो अपने साथियों को सदा पैरों तले रौंदती थी, आसान सवाल देखकर खुश होने लगी। जब से मैंने उसे बेरहमी से कुचला था, उसके मन में एक हीन भावना घर बना गई थी। उसने पहला सवाल देखा, वह सवाल जिसे लाग्रांज गुणक विधि से आसानी से हल किया
किया जा सकता था, पर कलम उठाने में देरी हो रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि मैं किसी ऐसी विराट सोच में डूबा हूं जहां आम इंसान पहुंच भी नहीं सकता। मेरी कलम की सरसराती बिना रुके चलती आवाज उसके घमंड पर ढोल की थाप जैसी पड़ रही थी। वह जरूर किसी असाधारण तरीके से हल कर रहा है, मैं भी कर सकती हूँ। उसने फैसला किया कि ऊंचे दर्जे की मिन्कोव्स्की असमानता से इस साधारण बीजगणित के सवाल को नीचे से ऊपर की दिशा में हल करेगी। पर 20 मिनट बाद भी चाहे जितना पलट आया, तर्क की कड़ी में कहीं न कहीं जानलेवा गलती आ जाती। क्यों हल नहीं हो रहा? उसने अचानक हाथ उठाया और जोर से खुद को थप्पड़ मारा। उस खामोश परीक्षा हॉल में वह चटाक की आवाज बेहद अजीब लगी, पर उसे परवाह नहीं थी। मेरी कलम की आवाज भारी हथौड़े की तरह उसकी नसों पर एक एक करके पड़ रही थी। मैं मजे से लिखता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे लिन शूवान किस अथाह गड्ढे में जा रही थी। वह पहले सवाल को घूरती रही। मन था कि एक कदम पीछे हट जाए और साधारण लाग्रांज विधि से अंक ले ले, पर एक बार पीछे हटी तो जिंदगी भर मेरी पीठ ही देखती रहेगी। वह एक ऐसा जवाब लिखना चाहती थी जो सबको हिला दे, पर दिमाग जंग लगी मशीन की तरह रुक रुक जा रहा था। ज्ञान, कौशल, अनुभव सब था, पर प्रतिभा के सामने सब बेकार हो रहा था। ठंडे पसीने ने उंगलियों की नोकें भिगो दी। कलम कागज पर पागलों की तरह चल रही थी, पर हर बार किसी बंद गली में जा अटकती। तभी निरीक्षक की शांत आवाज परीक्षा हॉल में गूंजी। परीक्षा समाप्त होने में 30 मिनट बाकी हैं, पूरे 2.5 घंटे। उस पल उसने हार मान लेने की सोची, पर एक कदम पीछे हटने का मतलब था मुझसे कभी न जीत पाना। इसलिए आंखें लाल करके एक ज्वारी की तरह उसने बचा हुआ सारा वक्त उसी पहले सवाल पर दांव पर लगा दिया। आखिरी पल तक उसकी वह प्रतिभा जिस पर उसे नाज था पूरी तरह जवाब दे गई। आंसुओं का बांध टूट गया। बड़े बड़े कतरे परीक्षा पत्र पर गिरे और घने घने हिसाब किताब एक गड्ढमड्ढ गुच्छे में बदल गए। लिन शूवान ने सुन्न होकर सिर उठाया। चेहरे पर बेबसी के आंसुओं की लकीरें थीं और मैं शांति से परीक्षा पत्र समेट रहा था, कलम वापस थैले में रख रहा था। जैसे ही उसने मुझे बैग उठाकर जाने की तैयारी करते देखा, वह पूरी तरह घबरा गई। अगर यहां से जाने दिया तो पता नहीं अगली मुलाकात कब होगी। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया। मैं थोड़ा चौंका, पलट कर देखा। हाई स्कूल के छात्रों से भरे उस परीक्षा हॉल में यह मिडिल स्कूल की लड़की मेरी ही तरह पलकें झपका रही थी। वह होंठ कसकर दबाए हुए थी, आंखें लाल थीं, आंसू पूरी ताकत से रोक रखे थे। क्या कोई बात है? उसके पीले पड़े होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह यह तो नहीं कह सकती थी कि ए छोटू, मैंने तुझे देख देख कर नकल करने की कोशिश की और खुद ही टूट गई। एक भारी तकलीफ ने उसका गला जकड़ लिया और आंसू पूरी तरह बह निकले, टप टप गिरने लगे। आसपास के परीक्षार्थी पल में उबल पड़े। सीटियां और बातें चारों तरफ से आने लगी। यार ये रो क्यों रही है? वह गुस्से से कांप रही थी, नाखून हथेली में गड़ा लिए, पर मेरी हल्की आवाज ने उससे पहले ही सब रोक दिया। वह तुम्हारी मेज पर कुछ रह गया है, उठाना भूल गई। वहां उसका वह रफ का कागज पड़ा था जिस पर उसकी करारी हार का पूरा हिसाब लिखा था। ये तो मैंने बस यूं ही लिखा था। उसने झेंपते हुए जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। हा हा हा, अगर मैं सच में कोशिश करती तो पूरे अंक आते। आज तो मेरे दोस्त जबरदस्ती ले आए, मैं तो दोस्ती के लिए। पर सच ये था कि उसका स्वभाव ही ऐसा था कि स्कूल में कोई दोस्त था ही नहीं। उसने झट से वे रफ के कागज उठाए और कूड़े की तरह बैग में ठूंस लिए। मैंने देखा लिन शूवान हड़बड़ाहट में रफ के कागज बैग में भर रही थी। यह लड़की देखने में बड़ी चतुर लगती थी, पर दिमाग कुछ अजीब था। व्यवहार तो और भी बेढंगा था। मैंने शांत भाव से कहा, पहले बाहर चलो, तुम्हें कुछ कहना था ना। दरअसल उस एक झलक में मेरे तेज दिमाग ने उसके रफ के कागज की मूल तर्कधारा पकड़ ली थी। भले ही वह आखिरी कदम पर टूट गई, पर गणितीय विश्लेषण से जबरदस्ती रास्ता निकालने की सोच बेहद शानदार थी। अगर मिन्कोव्स्की असमानता को सही तरह लगाती तो बड़े ही सुंदर ढंग से सिद्ध हो जाता। बस अभी उसकी गणना क्षमता उतनी नहीं थी। वह 3 पल तक ठिठकी रही, फिर जोर से सिर हिलाया। हम दोनों परीक्षा केंद्र के बाहर एक बेंच पर आ बैठे। उसने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? मैंने रूखेपन से जवाब दिया, नहीं। उसका चेहरा उतर गया। लगभग दांत पीसते हुए खुद का परिचय दिया, लिन शूवान, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड टीम की सदस्य। वह अपने नाम से अपनी खोई इज्जत वापस पाना चाहती थी। काफी देर बाद मैंने बेमन से एक उद्गार निकाला, अच्छा, यह नाम सुना हुआ लगता है। पर उसे लगा मैं ताना मार रहा हूँ। वह जल्दी से पलटवार पर उतर आई। इस बार परीक्षा खराब होना बस संयोग था। अगले साल मैं गणित ओलंपियाड में सोने का पदक जरूर लाऊंगी। तुम्हारी सोच के बारे में तुम क्या कहते हो? मेरी नजर उन बिखरे हुए हिसाबों पर पड़ी। शुरुआत करने का नजरिया सच में पैना था। मैंने उसकी पेंसिल उठाई और खाली जगह पर हिसाब लगाना शुरू किया। रास्ते से गुजरने वाले लोग देखकर इशारे करने लगे, पर वह पल में एकाग्र हो गई। मेरी कलम की नोक को घूरती रही। देखो, तुमने सदिश समष्टि को नॉर्म के रूप में परिभाषित किया। सहज बोध बेहद तेज है, पर तुमने यह नजरअंदाज किया कि सीमा की शर्त अभिसारी नहीं है। मैं लिखते लिखते बताता जा रहा था, उस अंधे धब्बे को उजागर किया जिस पर वह 3 घंटे से माथा पटक रही थी। पेंसिल ने एक ठंडी सीधी लकीर खींची और उसके गलत सूत्र को
सीधे काट दिया। फिर उसके तुरंत बाद मैंने बगल में एक बिल्कुल नया और कमाल का हल लिख दिया। जैसे ही मेरी कलम रुकी, वह उस सूत्र को एकटक घूरती रही। उसके पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, सिर सुन्न हो गया, क्योंकि वह निर्णायक सूत्र सामने आते ही उसके दिमाग में जाम हुई तर्क की कड़ी पल भर में पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका अधूरा विचार, जिसे मैंने एक हिंसक सौंदर्य और परम सुंदरता के साथ पूरी तरह संपूर्ण कर दिया, सोच सही थी, बस मैं नहीं था। यह निष्कर्ष वह जिंदगी भर नहीं लिख पाती। उसने ठंडी सांस खींची, अविश्वास से मुझे देखा। मैंने तो बस एक नजर डाली थी और कुछ ही पलों में उसकी असफल तर्क की सारी बंद गलियां पकड़ ली, यहाँ तक कि एकदम सटीक हल भी लिख दिया। मेरी आंखों में जो सहजता थी, उसने उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। वह कांपती आवाज में बोली, तुमने गणित आखिर कहां से सीखा? किस शीर्ष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने चुपके से पढ़ाया? मैंने थोड़ा मासूमियत से सिर खुजाया। अरे नहीं, किताबें तो दूसरों ने लिखी हैं, मैंने बस अपने मन से सीखा। अगर रास्ता कोई और बता दे तो गणित में मजा कहां रहा। यह सुनकर उसके मन में तूफान उठ गया। खुद पढ़कर मिंकोव्स्की की असमानता को खून में उतार लिया, पर फिर सोचा यह किसी 18वें दर्जे के छोटे कस्बे में रहता है, यहाँ नामी गुरु मिलेगा भी कहां। उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया, मैं अभी भी 10,000 में एक वाली असाधारण प्रतिभा हूँ। यह सामने वाला तो बस कोई दूसरे ग्रह का प्राणी है। उसी खामोशी में गुड़गुड़ की एक तेज आवाज ने सब तोड़ दिया। मेरा पेट बोल उठा। मैंने शर्मिंदगी से पेट दबाया। तब याद आया कि आज एक कप दही के अलावा कुछ खाया ही नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि कैसे मांगू, तभी एक खनकती बच्चों वाली आवाज गूंजी। भाई सुहुई दौड़कर आई और मेरी टांग से लिपट गई। फिर बच्चे को बचाने वाली माँ मुर्गी की तरह हम दोनों के बीच खड़ी हो गई और लिन शुवान को दुश्मन की नजर से घूरने लगी। मैंने सुहुई को तो देखा। मेरी आंखों में जो अकादमिक आग थी वह पल भर में नरम हो गई। वाह, तुम कितनी प्यारी हो, इतनी सुंदर बच्ची भी होती है। यह चापलूसी नहीं थी, बचपन से मेरी इच्छा थी कि एक छोटी बहन हो। यह नन्ही सी सुहुई मेरी हर पसंद पर एकदम खरी उतरी। सुहुई का दिमाग एक पल के लिए रुक गया। उसके गोल मटोल गाल भी नरम पड़ गए। ही मेरा नाम सू हुई है। दीदी आपका नाम क्या है? हम दोनों के बीच यह अजीब दोस्ती बन ही रही थी कि मेरी नजर दूर खड़े एक मध्यम आयु के जोड़े पर पड़ी। उनके चेहरों पर जटिल भाव थे। माँ ने हम सबको खाने के लिए गर्मजोशी से बुलाया। लिन शुवान बार बार मना करती रही, पर इस जिद्दी जोड़े ने उसे आधा खींचते आधा धकेलते हुए रेस्तरां तक पहुंचा ही दिया। रात हो गई। मैं एक टूटी फूटी आत्मा लेकर घर लौटा, बिना भाव के कमरे में घुसा और बिस्तर पर सीधा गिर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मेरी वह घमंडी प्रतिस्पर्धी लिन शुवान अपने बिस्तर पर बड़े बड़े सांस लेते बैठी थी। शर्म का भाव पल भर में गायब हो गया था। वह चप्पल पहनना भी भूल गई। नंगे पांव कूदकर सीधे पढ़ने की मेज पर जा बैठी। दिमाग में बस वह सूत्र घूम रहा था जो मैंने यूं ही लिख छोड़ा था। फिर उस गणित की किताब में जो विश्वविद्यालय के छात्रों को भी पसीना दे, उसने पागलों की तरह खोज शुरू की। मेरी हर एक पंक्ति की सोच को दोबारा जीना चाहती थी। पूरे 3 घंटे कमरे में बस कलम की सरसराहट की आवाज रही। जब आखिरी पंक्ति का तर्क चक्र पूरा बंद हुआ, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। भले ही उसने मेरी हल रचना का एक हिस्सा ही आत्मसात किया था, पर वह काफी था। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए मन में कसम खाई, सुहाव अगले साल के मैदान पर देखते हैं। पर उसे क्या पता था कि इस वक्त सिर्फ वही नहीं थी जो मुझ पर नजर गड़ाए बैठी थी। उसी समय राजधानी के एक शीर्ष प्रसारण स्टूडियो में पूरे देश के सबसे धमाकेदार गुरु शेन युशुआन का लाइव आ रहा था। वह कैमरे के सामने बेहद अकड़ में बोल रहे थे, गणित के मूल सिद्धांत को समझने की कोशिश मत करो, तुम्हारा दिमाग इसके काबिल नहीं, बस मेरे बताए कदमों पर मशीन की तरह चलो। यह बात देश भर के होनहारों के चेहरे पर पांव रखने जैसी थी। पर करे क्या, आदमी प्रिंसटन से पढ़ा था, फील्ड्स पुरस्कार विजेता का शिष्य था। तभी शेन युशुआन ने मुस्कान हटा ली। लाइव में पल भर के लिए मुर्दा खामोशी छा गई। सबको लगा शायद लाइव खत्म कर रहे हैं, पर उनकी आंखों में एक चमक आई और उन्होंने एक बड़ी खबर उछाल दी। हाल ही में मुझे इस देश में एक किशोर मिला है। बहुत संभव है कि वह ईश्वर के क्षेत्र में कदम रखे और पूरे गणित की सीमाएं फिर से लिखे। उन्होंने उस इंसान का नाम नहीं बताया, पर मेरे मन में साफ था कि वह जिस असाधारण प्रतिभा की बात कर रहे थे वह मैं ही था। लाइव खत्म होते ही शेन युशुआन थके हुए कुर्सी पर टिक गए। आंखों में एक जुनूनी चमक थी। प्रतिभाएं, कितनी प्रतिभाएं साधारण नियमों के बंधन में जकड़कर समय से पहले बुझ जाती हैं। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जान भी लगानी पड़े, मेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। पर कुछ दिन बाद जब शेन युशुआन ने सारे काम धंधे छोड़कर इस उजाड़ से गांव में आने की तकलीफ उठाई, तो वहां पहुंचते ही भड़क गए। उन्होंने खुद चुनकर भेजे ओलंपियाड के असली प्रश्न पत्र मेज के कोने पर कूड़े की तरह पड़े थे, एकदम नए, एक भी सिलवट नहीं। सुहाव, तुम क्या कर रहे हो? मैं करने की सोच रहा था, पर तभी एक मजेदार चीज मिल गई तो उसे यूं ही हल करने लगा। यूं ही मजेदार। शेन युशुआन की भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। देखना चाहते थे कि ओलंपियाड छोड़कर मैं क्या बेकार काम कर रहा हूँ, पर जैसे ही उनकी नजर मेरे रफ के कागज पर पड़ी, पुतलियां सिकुड़ गईं। दिल एक पल के लिए धक से रुका। कुछ अच्छा नहीं लगा। वह तो प्रश्न संग्रह का सन 1888 का ओलंपियाड का छठा सवाल था। वह राक्षसी सवाल जिसे प्रश्न बनाने वाले विशेषज्ञ भी हल नहीं कर पाए थे। उन्होंने तो उसे हटा दिया था। लगता है गलती से घुस गया। सत्यानाश, इस लड़के का हौसला अब टूट जाएगा। आखिर उस वक्त यह सवाल दुनिया भर की शीर्ष प्रतिभाओं का कसाई बना था। अनगिनत लोग इसे देख देख कर रोए थे। जिंदगी पर से यकीन उठ गया था, पर मैं कह रहा था यह तो मजेदार है। सुहाव किस चरण तक पहुंचे? शेन युशुआन
की आवाज भी कांप रही थी। मेरी हल करने की प्रक्रिया को एकटक देखते रहे। न कोई अनुमान, न कोई सब संभावनाएं गिनना, बस सर्जन के चाकू जैसी सटीक तर्क की एक के बाद एक कदम। शेन युशुआन के पूरे शरीर का खून सीधे दिमाग में चढ़ गया। मन ही मन पागलों की तरह चिल्लाए, की तरह चिल्लाए, ये कैसा मजाक है? इस लड़के ने किया क्या है? और मैंने बस हल्के से सिर टेढ़ा किया, पूरी मासूमियत से उन्हें देखा। क्यों शेन सर? तर्क में कोई खामी है? उस लहजे में जैसे इस कमजोर सवाल ने मेरे खाने के 10 मिनट बर्बाद कर दिए हों। शेन युशुआन ने मुश्किल से थूक निकला। आवाज इतनी भारी थी जैसे किसी और की हो। नहीं, एकदम परफेक्ट है। मैंने न केवल विएटा जंप की उस दुर्लभ अनंत उतरान वाली विधि से जबरदस्ती हल निकाला था, बल्कि आखिरी पंक्ति की स्याही भी अभी सूखी नहीं थी, इसलिए कि अवश्य एक पूर्ण वर्ग है, सिद्धिपूर्ण, बेदाग। तुमने यह तरीका क्यों अपनाया? उनका गला भिंच गया। मैंने जैसे यह बात तो जाहिर ही हो कहा, यह तरीका सबसे साफ सुथरा है। सुंदर नहीं लगता? धड़ाम। शेन युशुआन के पांव जवाब दे गए। वह ढेर होकर कुर्सी पर गिर पड़े। साफ सुथरा, सुंदर, उनका वह थोड़ा बहुत बचा घमंड पल में बिखर गया। उन्होंने उस ढेर को देखा जिसे मैंने नकार दिया था। दुखी होकर आंखें मूंद लीं, पर मन में एक पागलपन भरी चाहत जल उठी। वह चाहते थे कि दुनिया भर के गणितज्ञ भी यही स्वाद चखें, सारे मूल्यों के टुकड़े टुकड़े होने का। रविवार को राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड था, पर मैं चुपके से घर से निकल गया था सुबह दौड़ने। मुझे डर था कि एक महान गणितज्ञ की तरह 32 साल में ही खत्म न हो जाऊं। वह महान थे रामानुजन, एकदम चीट कोड वाले खिलाड़ी, पर उनकी मौत की वजह हास्यास्पद थी। कोई लाइलाज बीमारी नहीं, बस बेहद अनियमित दिनचर्या और बिल्कुल शून्य व्यायाम। यह शख्स खाने सोने के अलावा पत्थर की मूर्ति की तरह मेज पर जमा रहता था। पूरी जान गणित को दे दी। मेरी नजर में गणित का इतिहास प्रतिभाओं के आंसू और खून की कहानी है। 7 साल में समांतर श्रेणी भांप लेने वाले गाउस, दोनों आंखें जाने के बाद और भी तेज हो जाने वाले ओयलर, यहाँ तक कि किसी औरत के लिए द्वंद्व युद्ध से एक रात पहले भी समूह सिद्धांत की नींव पागलों की तरह लिखते रहने वाले किशोर मनगालोआ, पूरा भारत बेचकर भी जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। सिर्फ 32 साल में उन्होंने 3900 से ज्यादा सूत्र और परिभाषाएं छोड़ी, जिनमें से अधिकांश 60 साल बाद बड़ी मुश्किल से सिद्ध हो पाई। आज भी कंप्यूटर डरकर खोज रहा है कि उनकी सहजात बुद्धि कितनी भयावह रूप से सटीक थी। और बस यही नहीं, उनके छोड़े सिद्धांत आज भी आधुनिक कूट विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान की रीढ़ है। यहाँ तक कि भौतिक शास्त्री उनके अंतिम पत्र में यूं ही लिखे फलनों को किसी पवित्र शिलालेख की तरह अत्याधुनिक सिद्धांत खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये प्रतिभाशाली लोग इतने अहंकारी क्यों थे। ऐसे प्रस्ताव जो पूरे युग को पलट सकते थे, उनका सबूत तक नहीं छोड़ा, यूं ही फेंक कर दुनिया से चले गए। खासकर रामानुजन। किसी ने पूछा कि यह कैसे निकाला, तो बेशर्मी से बोले कि नामाकल देवी ने सपने में सूत्र बताया, और इस तरह सारी सिद्ध प्रक्रिया को ठाठ से छोड़ दिया। और मुसीबत यह कि इन प्रतिभाओं के फेंके अंतिम उत्तरों में आधी गलती भी नहीं निकाल सकते। इस पर मुझे इतना गुस्सा आता है कि सपने में दांत पिसते हैं। मेरी नजर में ये सब ज्ञान के बदले जान देने वालों की खून आंसू भरी कहानी है। इसीलिए मुझे दौड़ना जरूरी है। यह शरीर जल्दी टूट जाए, यह नहीं चलेगा। सांस धौंकने की तरह चलती रही, और किसी एक बिंदु पर अचानक दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। फिर जो जवाब माथा पटकने पर भी नहीं मिले थे, वे एक पल में थक से आ गए। यह दौड़ का सिलसिला 6 महीने चला, जो पहले 10 मिनट भी नहीं झेल पाता था, अब तेज रफ्तार से 30 मिनट दौड़ना जैसे मैदान पर चलने जैसा था। तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, सुहाओ, जल्दी आओ, ताजे खीरे और टमाटर लो। बड़े ग्रीन हाउस वाली चाची ने जोर से हाथ हिलाया। अब तो मैं कस्बे में एक चलती फिरती सौभाग्य की मूर्त बन गया था। जहां जाओ सब पहचानते हैं। सब्जियां लेकर घर लौटा। मन पहले से कभी न हुई ताजगी से भरा था, पर खाने की मेज देखकर रुक गया। आज का नाश्ता हद से ज्यादा भरपूर था। माँ, बस थोड़ा खाना काफी है, इतना खाने से पेट पर बोझ पड़ेगा। आज बड़ी परीक्षा है, ठीक से खाना जरूरी है। पापा ने बिना कुछ सुने खाना परोस दिया। वह कल रात से इतने घबराए थे कि सो नहीं पाए थे। हल्की तनाव वाले माहौल में छोटी बहन सू हुई परिंदे के घोंसले जैसे बालों के साथ धम से बैठ गई और मुंह में कुछ भरे हुए बड़बड़ाई। भाई को क्या नहीं आता, मैं जो भी पूछती हूँ 1 सेकंड में जवाब दे देते हैं। यह सुनकर मेज का माहौल एकदम हल्का हो गया। पर जब मैं शहर के परीक्षा केंद्र पहुंचा, दंग रह गया। गेट पर इतनी भीड़ थी जैसे जंबी आ गए हूँ। सिर्फ इस एक परीक्षा केंद्र में 500 से ज्यादा होनहार छात्र उमड़ पड़े थे। लगता था पूरे प्रांत के काबिल छात्र आज यहाँ आ गए हैं। ये ओलंपियाड का प्रारंभिक दौर बेहद निर्दयी होता है। ठंडे आंकड़ों से पूरे देश की भीड़ में से सबसे ऊपरी 60 लोगों को चुनता है। एक बार इसमें जगह मिल गई तो शीर्ष संस्थानों में सीधे दाखिले का दरवाजा खुल जाता है। कक्षा में सब परीक्षा से पहले की उस दबी हुई खामोशी में डूबे थे। अगली पंक्ति वाले ने हाथ जोड़ रखे थे जैसे गणित के देवता से आत्मा मांग रहा हो। बगल वाली चश्मे वाली लड़की होंठ हिला रही थी जैसे कोई मंत्र हो, सूत्र रट रही थी। यह परीक्षा से पहले का माहौल मैंने पहली बार देखा था। निरीक्षक शिक्षक च्यू जियानगुओ के कक्षा में कदम रखते ही शोर पल भर में गायब हो गया। उन्होंने इन ठंडे पसीने छलकाते नौजवानों पर तेज नजर डाली, मन में सिर हिलाया। असली गणित के लिए पूर्ण शांति चाहिए। राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड प्रारंभिक दौर अब शुरू होता है। पहली कर्कश घंटी ने आकाश चीर दिया। युद्ध शुरू हो गया। सुना था
की रटने वाले नकली प्रतिभाओं को छांटने के लिए प्रश्न बनाने वाले बुजुर्ग प्रोफेसर हर साल कुछ ऐसे सवाल देते हैं जो आम समझ से परे हों। मेरी धड़कन थोड़ी तेज हुई। शिकारी को शिकार दिखने पर जो उत्तेजना होती है वैसी। पर जैसे ही परीक्षा पत्र पलटकर पहला सवाल देखा, सब गड़बड़ा गया। एक साथ 4 सिक्के उछाले। 2 चित आने की क्या संभावना है? बस इतना। इससे ज्यादा बुनियादी संभावना का सवाल हो नहीं सकता। मैंने रफ का कागज भी नहीं छुआ, कलम घुमाई और सीधे जवाब भर दिया। 2 सेकंड। पास से गुजरते चियू जियानगुओ ने यह देखा, भौहें तनिक सिकुड़ी, बहुत जल्दबाजी। फिर दूसरा सवाल, लाल, नीले और हरे 3 रंगों से एक वर्ग के 4 कोनों को रंगो, कुल कितने तरीके होंगे? मैं लगभग हंस पड़ा। यह तो बस 4 रंग प्रमेय का बेवकूफी भरा संस्करण था। सीधे बर्नसाइड का सिद्धांत लगाओ और खत्म। मेरी कलाई बिना एक पल रुके पानी की धारा की तरह चली और उत्तर भर दिया। 4 सेकंड। मेरे पीछे खड़े चियू जियानगुओ के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। यह लड़का अभी भी रफ नहीं कर रहा, सीधे उत्तर भर रहा है। यह मजाक है क्या? यह ओलंपियाड है, ड्राइविंग लाइसेंस का पेपर नहीं। पहला सवाल मन में हल करना तो ठीक था, पर दूसरा सवाल तो क्रमचय समूह की कक्षा तकनीक वाला था। साधारण छात्र को गलती बचाने के लिए चित्र बनाना पड़ता है। क्या यह लड़का दिमाग में ही पूरे समूह का समरूपता रूपांतरण कर रहा है? जैसे जैसे सवाल आगे बढ़े, परीक्षा पत्र की कठिनाई सीधी रेखा में ऊपर चढ़ती गई। 7वां सवाल। प्रश्न बनाने वाले ने एक के बाद एक जाल बिछाए थे। एक बार फंस जाओ तो आधा घंटा बर्बाद। पर मेरी नजर में वह जाल 1 सेंटीमीटर के छोटे गड्ढे जैसा था, बेअसर। मेरे लिए सवाल के अंक टुकड़े नहीं थे, वे एक खास बीजगणितीय ढांचे का पालन करने वाले समूह थे। मेरे दिमाग में पूरे समूह की संरचना पहाड़ की तरह अडिग थी। एक नजर में सब दिख जाता। 10वां सवाल। फिर वही गंदा तरीका। प्रश्न बनाने वाले ने गैर रेखीय व्यापक फलन की सीमा का हल निकालने को कहा था। जरा सी चूक और अनंत चक्कर में फंस जाओ। पर मैंने हिसाब ही नहीं किया। मेरे दिमाग ने पूरे फलन का त्रिआयामी पथ चित्र सीधे उभार दिया, बिना किसी रुकावट के। पल में उत्तर। 11वां। ऋणात्मक समतल उच्च आयामी ज्यामिति, जटिल अनुक्रम सीमा विश्लेषण, उलझा हुआ ग्राफ सिद्धांत। एक के बाद एक आते रहे, पर मैं अभी भी रफ नहीं कर रहा था। मन में हल, पल में उतर। 14वें सवाल पर आकर मेरी कलम की नोक हवा में लटक गई। जो चियू जियानगुओ मुझे इकट्ठक देख रहे थे, उनकी पीठ पल भर में ठंडे पसीने से भीग गई। मेरी हल करने की देवताओं जैसी रफ्तार देखते देखते उनकी दशकों की अकादमिक समझ पागलों की तरह हिल रही थी। वह सम्मिश्र संख्या ज्यामिति का सवाल, जिसे उनके शोध छात्रों को 5 मिनट लगते, इस लड़के ने एक झलक में हल कर दिया। यह राक्षस है क्या? जब मेरी कलम आखिरकार रुकी, चियू जियानगुओ ने अजीब सी राहत महसूस की। चलो, यहाँ तो अटका, यही तो होना चाहिए था। पर चियू जियानगुओ को जल्द ही कुछ गड़बड़ लगा। मैं सवाल नहीं पढ़ रहा था, अपना भरा हुआ उत्तर पत्र एकटक घूर रहा था। 1, 4, 2, 5, 3। आम इंसान की नजर में यह बस कुछ बेतरतीब अंक थे, पर मेरे दिमाग में एक 5 गुणा 5 का वर्गाकार जाल उभर आया और वे उत्तर के अंक जैसे जादुई निर्देशांक बन गए। उस जाल में पागलों की तरह क्रमबद्ध होने लगे। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मुझे समझ आया, इन अंकों की यह व्यवस्था एक बेहद अजीब और बेहद सटीक संतुलन बनाए हुए थी। लैटिन वर्गाकार, यह संयोग नहीं हो सकता। 25 सवालों में से 5 चुनने वाले इस पेपर में ऐसी व्यवस्था होने की संभावना अरब में 1 से भी कम थी। इसका मतलब था कि किसी ने खाली बैठे बैठे सभी सही उत्तरों को एक विशाल संयोजन गणित की संरचना में किसी कलाकृति की तरह जड़ दिया था। अगले ही पल मैंने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर चियू प्रोफेसर का दिल धक से रह गया। पटाख की आवाज से परीक्षा पत्र मेज के कोने पर फेंक दिया। देखा भी नहीं। चियू जियानगुओ की आंखें निकलने को हो गई। परीक्षा पत्र फेंक दिया? यह क्या हो रहा है? छोड़ दिया? इस वक्त मेरे दिमाग का वह जाल तेजी से भरता जा रहा था। हर पंक्ति, हर स्तंभ में बिना दोहराए अंक, एकदम सम्मित सौंदर्य। साले, यह तो लैटिन वर्ग है। मैंने पल में एक साहसी से साहसी अनुमान लगाया। अगर उस पर्दे के पीछे वाले प्रश्न निर्माता के छुपाए हुए आधार को खोज लूं, तो एक सरल शेषफल समीकरण से बाकी सभी सवालों के उत्तर सीधे निकल आएंगे। मूल सवाल देखने की भी जरूरत नहीं। पटाक, कलम रख दी। मेरे दिमाग के 25 खाने पल में जगमगा उठे, सभी अंकों से भर गए। चाहे कोई भी पंक्ति देखो, चाहे कोई भी स्तंभ, एक ऐसी व्यवस्था जो रोंगटे खड़े करने वाले क्रम में सजी थी। मैंने होंठ चाटे। लगा कि अब परीक्षा पत्र देखने की भी जरूरत नहीं। सूत्र के अनुसार 13वें सवाल का उत्तर होना चाहिए 4। इस पागल अनुमान को जांचने के लिए मैंने झटके से परीक्षा पत्र वापस खींचा। बिजली की रफ्तार से सवाल देखा। सभी चरण पल भर में दिमाग में पूरे हो गए, बिना किसी शक के। उत्तर था 4। मेरे चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान खिल गई। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे वह पेपर बनाने वाला शरारती दिमाग समय और काल से परे होकर मुझसे बात कर रहा हो। अरे यार, देख लिया मेरा छुपाया हुआ खजाना। यह उस प्रश्न निर्माता की तरफ से उस इंसान के लिए अंतिम सम्मान था जो इस पिरामिड की चोटी पर खड़ा हो सके। पर उसने सोचा भी नहीं था कि परीक्षा शुरू हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे। हाथ की पेंसिल सिलाई मशीन की तरह उत्तर पत्र पर पागलों की तरह भरने लगी। परीक्षा हॉल में असाधारण खामोशी थी, बस मेरी कलम की सरसराहट। बगल में खड़े चियू जियानगुओ का दिमाग पूरी तरह जाम हो गया। वह परीक्षा पत्र भी नहीं देख रहा। क्या कर रहा है यह? आंखें बंद करके अंधेरे में भर रहा है। उत्तर पत्र को चित्रकारी की किताब समझ लिया है क्या? चियू जियानगुओ के मन की चीख लगभग उनकी खोपड़ी उड़ाने को थी। और इस तरह मैं एक के बाद एक ध्वस्त करता गया। 24वें सवाल तक एक बार भी गलत नहीं। आखिर आया अंतिम और सबसे भारी सवाल, 25वां। मैंने निर्देशांक
अंक सूत्र लगाया। जाल का जो उत्तर निकला वह था 1। बस यह 1 भरते ही 5 गुणा 5 का यह सटीक लैटिन वर्ग पूर्ण हो जाता। पर अंतिम सवाल के प्रति एक आदर के कारण नजर यूं ही पेपर पर फिसल गई। मेरी दाहिनी पलक बेहद जोर से फड़की। दिमाग में पल भर में खतरे का संकेत बज उठा। कुछ गड़बड़ है। पहले 24 सवाल एकदम सटीक बैठे थे, तो फिर यही आखिरी सवाल क्यों गड़बड़ा रहा है? मैंने कलम कसकर पकड़ी। आज पहली बार रफ के कागज पर 25वें सवाल को ध्यान से पूरे मन से हल किया। जब अंतिम परिणाम सामने आया, मेरी पुतलियां पल में सिकुड़ गईं। उत्तर था 5 और लैटिन वर्ग के उस बिल्कुल सटीक जाल में उस जगह होना चाहिए था 1। उस खामोश परीक्षा हॉल में मुझे अपनी ही धड़कन युद्ध के नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। यह कोई पहेली का खेल नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी जहां सही उत्तर देना जरूरी था। अक्ल की हर एक नस चिल्ला रही थी 5 भरो। यही गणितीय तर्क का एकमात्र सत्य है। पर जैसे ही मैं उत्तर पत्र पर वह भरने को हुआ 5, वह लैटिन वर्ग जो दिव्य आभा बिखेर रहा था आखिरी कोने पर धड़ाम से ढह जाएगा। यह अनुभव ऐसा था जैसे किसी जुनूनी को मोनालिसा के चेहरे पर जबरदस्ती कुत्ते की गंदगी थोपने पर मजबूर किया जाए। मैं इस घिनौने अपवाद को स्वीकार नहीं कर सकता था और न ही यह बर्दाश्त कर सकता था कि मैंने खुद अपने हाथों से इस चमत्कार जैसी संख्या व्यवस्था को बर्बाद किया। यह प्रश्न पत्र बनाने वाला निश्चित ही कोई मानसिक विक्षिप्त पागल था। इसी बीच शिया हुआ विश्वविद्यालय के गणित विभाग के कार्यालय में लियू जियून मुट्ठी बांधकर मेज पर घूंसे मार रही थी, बिल्कुल बेशर्म होकर। वह इस वर्ष मात्र 35-36 साल की थी, फिर भी कॉम्बिनेटोरियल गणित के क्षेत्र में एक छत्र महारानी थी और अगले फील्ड्स मेडल के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से एक। लेकिन ऐसी विद्वान ने अपना दर्जा गिराते हुए सीएमओ प्रारंभिक परीक्षा की प्रश्न निर्माण समिति का पद स्वीकार कर लिया था। दरअसल उसने उस प्रश्न पत्र में एक गुप्त संरचना छुपाई थी जो अंतर्ज्ञान और तर्क शक्ति की परीक्षा लेती थी, ताकि वह असली प्रतिभाओं को छांट सके। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। आखिर कौन है जिसने मेरी जिंदगी की मेहनत तबाह की? लियू जियून ने सिर उठाया, आंखें लाल, बाल एकदम किसी पागल औरत की तरह बिखरे हुए। कोने में खड़ा सहायक अध्यापक भयभीत होकर कांप उठा। 10 मिनट पहले ही उसे उत्तर बदलने की सूचना वाला फोन मिला था। प्रोफेसर, सच में यह मेरी गलती नहीं है। यह फैसला गणित सोसाइटी के लोगों ने किया। उन बूढ़े जड़ बुद्धिजीवियों ने शुरू में मुझसे गिड़गिड़ाकर प्रश्न बनवाए और अब खुद मनमाने ढंग से मेरी चीजें बदल दी। सहायक का माथे पर पसीना आ गया। उसने दबी आवाज में कहा, समिति ने कहा कि वे भी मजबूर थे। उन्हें डर था कि कोई छात्र अनुमान लगाकर जवाब दे देगा, इसलिए नकल रोकने के लिए कम से कम एक विकल्प का उत्तर बदलना जरूरी था। यह कहते कहते सहायक भी हैरान हो उठा। और वैसे भी प्रोफेसर, यह देखेगा कौन? उस तरह की कम अपेक्षित कठिनाई वाली परीक्षा में किसके पास इतना वक्त कि उत्तर के पैटर्न का अध्ययन करे? दिमाग की बत्ती जल रही होती है। किसका मस्तिष्क इतना सशक्त होगा कि विकल्पों में छिपी लैटिन वर्ग संरचना पकड़ ले? सहायक मन ही मन कुढ़ रहा था। आखिर शीर्षस्थ गणितज्ञ इतने असामान्य क्यों होते हैं? क्या प्रसिद्ध होने के लिए पहले खुद को पागल बनाना पड़ता है? लेकिन तभी लियू जियून ने उसे सधी नजरों से घूरते हुए कहा, अगर कोई हो तो? सहायक एकदम ठिठक गया। लियू जियून ने धीरे धीरे सिर उठाया। बिखरे बालों के नीचे उसकी आंखें एक रुग्ण उन्माद और पीड़ा से चमक रही थी। अगर सच में कोई ऐसा छात्र हो जो यह देख सके तो वह कितना टूट जाएगा। स्वाभाविक तर्क से निष्कर्ष तो एक ही निकलता है, लेकिन उस हास्यास्पद नकल रोकथाम के कारण विकल्प बदलकर 5 हो गया। क्या तुम समझ सकते हो? आंखों के सामने गणित की परिपूर्ण समरूपता को चकनाचूर होते देखने का दर्द सहायक मन ही मन चीख रहा था, लेकिन ऊपर से सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा संभव ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पूरे शैक्षणिक जीवन की शर्त लगाता हूँ। आजकल के छात्र तो केवल प्रश्न हल करने की मशीनें बन गए हैं। उनके दिमाग में सिर्फ अंक होते हैं। यह फुर्सत किसे है? मैं खुद सीएमओ से निकला हूं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, ऐसा होने की संभावना शून्य है। क्या वाकई? लियू जियून का आग्रह थोड़ा ढीला पड़ता सा लगा, लेकिन तभी उसने खुद को उस छात्र की जगह रखकर सोचा, अगर वह परीक्षा हॉल में होती तो आंखें बंद करके भी उस प्रश्न पत्र में बिखरी मनमोहक संरचना सूंघ लेती। सहायक ने तुरंत माथे का पसीना पोंछते हुए जोड़ा, हाँ बिल्कुल असंभव। और अगर सच में ऐसा कोई देवतुल्य छात्र हो भी तो आप उसे सीधे हमारे विभाग में भर्ती कर लीजिए। मैं खुद उसकी चाय बनाऊंगा और पूरे आदर से पेश आऊंगा। लियू जियून ने ठुड्डी पर हाथ फेरा, फिर अचानक बोली, अगर सच में किसी ने वह पूरी संरचना सही भरी हो तो मुझे फौरन बताना। पूरी सही? सहायक के होश उड़ गए। यह कैसे संभव है? जिस पल 25वें प्रश्न का उत्तर जबरदस्ती बदलकर 5 किया गया, उस परिपूर्ण लैटिन वर्ग के अस्तित्व की संभावना पहले ही लगभग शून्य हो गई थी। इसका मतलब तो यही होगा कि सही उत्तर जानते हुए भी उस छिपी हुई संरचना को पूरा करने के लिए जानबूझकर गलत विकल्प चुनना। भला कौन बेवकूफ किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना भविष्य दांव पर लगाकर यह विचित्र कलाकारी करेगा? लेकिन लियू जियून की आंखें अथाह गहरी हो गईं। होगा। इस दुनिया में तुम जैसे साधारण लोग होते हैं और कुछ ऐसी ऊंचाइयां भी होती हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। यह बात कम चोट पहुंचाती थी, लेकिन अपमान भरपूर था। सहायक का चेहरा लाल हो गया। प्रोफेसर, फिर मुझ पर तंज? जानती हैं, अपने समय में हाइडियन में मैं भी एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली छात्र था। लियू जियून ने शांत
भाव से कहा, तो फिर इतनी मुसीबत क्यों मोल लेते हो? घोड़ों की देखभाल करने जाओ, तुम जैसे साधारण इंसान के लिए वह कितना बढ़िया काम होगा। सहायक ने होंठ बिचकाए। मन में सोचा, क्रिप्टोग्राफी से दीवानगी के कारण ही यहाँ आने के लिए पापड़ बेले थे और अब रोज नाक के नीचे कहा जाता है कि प्रतिभा नहीं है। लेकिन प्रोफेसर की लंबी चौड़ी उपलब्धियों की सूची देखकर सारी तकलीफ पेट के भीतर ही घूंट लेनी पड़ती है। वह दिल ही दिल जानती थी, वह यहाँ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इस महारानी को कोई भी छात्र पसंद नहीं आता था। शायद यही असली कारण था कि इस साल उन्होंने खुद सीएमओ के प्रश्न बनाने की जिम्मेदारी ली थी। तभी भड़ास निकाल चुकी लियू जून ने मेज पर रखी काली कॉफी उठाई और एक बड़ा घूंट भरा। उस कड़वे तरल ने उसकी आंखों की लौ को बुझाया नहीं। अगर सच में किसी ने उस बची खुची व्यवस्था को पकड़ लिया और गणित की परम सुंदरता के लिए उस पूरे लैटिन वर्ग को पूरा करने की खातिर जानबूझकर गलत विकल्प चुना, तो वह न केवल एक प्रतिभाशाली छात्र है बल्कि उसी की तरह है जैसी वह खुद है, गणित की सुंदरता के लिए हर नियम की परवाह न करने वाला पागल। इसी बीच परीक्षा हॉल के बाहर घंटी बजने के साथ ही मैं भीड़ के बीच से बेहद इत्मीनान से बाहर निकल आया। चारों तरफ छात्र उत्तर मिलाते हुए रो पीट रहे थे, बाल नोच रहे थे, छाती पीट रहे थे, लेकिन मैं अकेला था जो हाथ जेब में डाले किसी ऐसे शख्स की तरह निकला जो अभी अभी सुबह की सैर से लौटा हो। बहरहाल कट ऑफ पार करना तो मेरे लिए खेल था। मेरे लिए भीतरी शांति किसी पूर्ण अंक के खिताब से कहीं ज्यादा मायने रखती है। उत्तर पत्रिका की परिपूर्ण श्रृंखला बनाए रखने के लिए मैंने आखिरी प्रश्न में जानबूझकर एक विकल्प गलत भरा। यह तो बस किसी कलाकृति पर जमी धूल पहुंचने जैसा था। सुहाओ। तभी सामने से एक आवाज ने मेरे विचारों की तंद्रा तोड़ी। शेन यूशुआन एक शानदार स्पोर्ट्स कार से टेक लगाए मुस्कुराते हुए मेरी ओर हाथ हिला रहा था। सर, आप यहाँ कैसे? मेरी आंखों में एक दबा हुआ भाव कौन था? आज तो प्रतियोगिता का बड़ा दिन है ना, मैं खास तुम्हें देखने आया था। तुम्हारे पिताजी ने मुझे लेने भेजा है। आओ बैठो। मैं आगे की सीट पर बैठ गया और उत्सुकता से उस शानदार गाड़ी की भव्य साज सज्जा को निहारने लगा। इसके बाद इंजन की गहरी गर्जना के साथ स्पोर्ट्स कार आसानी से आगे बढ़ चली। परीक्षा कैसी रही? उस तरह के प्रश्न पत्र तो तुम्हारे लिए जोड़ घटाव जितने आसान होने चाहिए, शेन यूशुआन सामने देखते हुए बोला, जैसे यूं ही पूछ रहा हो, लेकिन भीतर से वह नतीजे जानने के लिए तड़प रहा था। और यही असली कारण था कि उसने आज खुद आगे बढ़कर लाने ले जाने की जिम्मेदारी उठाई थी। हाँ, बस इतना सा जवाब सुनकर शेन यूशुआन का दिल एक पल के लिए धक्के से रह गया। स्टीयरिंग थामे हाथ अनजाने में और कसकर भिंच गए। क्या हुआ? फिर कोई गड़बड़ हो गई? यह तो पूरी तरह बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र था, जहां लापरवाही से भी अंक कटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो यह आधा अधूरा सा मुंह क्यों बना रखा है? मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और लापरवाही से टाल दिया। कुछ नहीं, परीक्षा ठीक ठाक रही। यह कहकर मैंने एक हाथ से ठुड्डी टिका ली, मानो साफ कह रहा हो, मामा मुझसे मत पूछो। ठीक ठाक का क्या मतलब? शेन यूशुआन ने मुख्य बात तुरंत पकड़ ली। पहले तो तुम कभी ऐसी बात नहीं करते थे। मैंने एक लंबी सांस ली और लापरवाही से सिर खुजलाते हुए बोला, एक सवाल गलत हो गया, लेकिन कोई पछतावा नहीं। शेन यूशुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह कौन सा नया नाटक है? लेकिन मैंने ठुड्डी हाथ पर टिकाई, आंखों में एक गहरी चमक लिए बोला, वह सवाल बेहद अर्थपूर्ण तरीके से गलत हुआ। उसने पूरे प्रश्न पत्र की आत्मा को एक नया आयाम दे दिया। अरे मेरे भगवान! शेन यूशुआन ने पीड़ा में एक चीख निकाली और स्टीयरिंग पर जोर से एक थपकी मारी। 3 सेकंड अपनी समझदारी से जूझने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। उसने एक ऐसा भाव बनाया जैसे उसे पहले से पता था। ठीक है, मुझे बस तुम पर भरोसा करना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और बेहद शालीनता से, बिना किसी अपराध बोध के सिर हिला दिया। हफ्ते का आखिरी दिन था। सड़क पर धीरे धीरे गाड़ियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। वह शानदार स्पोर्ट्स कार किसी बुजुर्ग की बैटरी रिक्शा की रफ्तार से रेंग रही थी। एक ही सवाल गलत हुआ है। प्रारंभिक दौर से आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शेन यूशुआन ने एक सांस ली और बात आगे बढ़ाई। प्रश्न पत्र कितना कठिन था? मैंने तुरंत एक सटीक तुलना दी। लगभग ऐसे समझ लो कि लिन शुआन के स्तर का छात्र मुश्किल से पूरे अंक ला पाए। ओह, वह लड़की! शेन यूशुआन ने सिर हिलाया। भले ही उसकी प्रतिभा तुम्हारी जैसी असाधारण नहीं, लेकिन वह भी काफी नाम वाली है। अगर उसे भी मुश्किल से पूरे अंक मिले तो इसका मतलब इस बार कठिनाई का स्तर ठीक ठाक था। थोड़ी देर रुककर शेन यूशुआन ने अचानक एक नया मुद्दा उठाया। सुना है, इस बार अगले दौर के बाद एक बंद शिविर होगा। शिविर शब्द सुनते ही जो मैं अभी तक एकदम निश्चिंत बैठा था, मेरा चेहरा पल भर में उतर गया।